अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं, मतलब आपसे शेयर करने के लिए दिन के आगाज पे ही। एक तो आज हमारा बजट आ रहा है, हेडर्स, हाँ बिल्कुल। एक तो आज हमारा बजट आ रहा है, दूसरा ये कि सदर ट्रंप एक मरतबा फिर कल अपने तय जंग के खात्मे का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन कल शाम तक फुल ऑन जंग भी होने वाली थी, ये भी याद रखें। शाम के रात तक लग रहा था कि बिल्कुल आज तो बस हो ही गया है, बिकॉज जिस किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही थी, जिस किस्म की तैयारी पकड़ ली थी, जो बातें हो रही थी, और उसके बाद एग्जैक्टली वही हुआ जो पिछले कुछ हफ्तों से सदर ट्रंप कर रहे हैं। एक और स्टेटमेंट आ गई और उन्होंने कहा हम तो बिल्कुल हमारा तो कहा कि साइन कर रहे हैं, हम तो मामला हल हो गया है और जंग अपने तय उन्होंने खत्म करने का ऐलान किया, जिसका असर ऑयल प्राइसेस पे, स्टॉक मार्केट्स पे, सब पे आना शुरू हो गया। हु इज मेकिंग द बेस्ट ऑफ इट? मतलब ये भी एक सवाल है ना, ये जो इनकी स्टेटमेंट्स आती जाती रहती हैं, क्या खुद ही को फायदा पहुंचा रहे हैं? हो क्या रहा है? इन एनी केस, अच्छा तीसरी चीज, इन सारी चीजों पर हम डिटेल में बात करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल स्टार्टेड यस्टरडे विद सम फैनफेयर, और रंग आगाज मतलब क्या आगाज था। और आपको पता है सलमा हायक ने मेक्सिको में शी किक्ड ऑफ द इवेंट, और शकीरा ने परफॉर्म किया ऑल आउट। आप समझे कि जो हम स्पोर्टिंग इवेंट्स के ओपनिंग सेरेमनी से एक्सपेक्ट करते हैं ना दुनिया में, तो वो फीफा वर्ल्ड कप में हमने देखा। जरा आप देखें, और ये वन ऑफ द 3 ओपनिंग सेरेमनीज हैं। हर मुल्क में रिस्पेक्टिवली अपनी अपनी सेरेमनी होगी। जरा ये देखिए क्या अजब मंजर पेश कर रहा था स्टेडियम, हजारों शायकीन हमें निकालने, जरा हम भी देखें। हाँ, इश्यूज पे आ जाए ना हम। और हुकूमत आज बजट पेश करने जा रही है। वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 2:30 बजे हो रहा है। पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर आज़म की ज़र सदारत इजलास में नए वफाकी बजट की मंजूरी दी जाएगी। हुकूमत पर एतमाद है कि बजट अवाम दोस्त होगा, मुल्क की मईशत मुस्तहकम होगी। दूसरी तरफ अवाम है जो हमेशा की तरह आदाद व शुमार के घोरक धंधे को नहीं समझते। इन्हें तो बजट का हकीकी समझ या मतलब तभी समझ आता है जब इनकी जेब पर या तो मजीद बोझ पड़ता है या बोझ कम होता है, या बिजली के बिल ज्यादा आते हैं। आई एम अवाम, मुझे भी यही फर्क पड़ता है। मतलब मुझे हमें ना उलझाएं इन सारी नंबर्स गेम में और ना समझाने की कोशिश करें। आप हमें ये बताएं कि हमारे लिए क्या फायदे हैं। सो आज हम सवाल भी कुछ यही करेंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कल इक्तिसादी सर्वे पेश किया। अगरचे उन्होंने कुछ माशी कामयाबियों की बातें की हैं, लेकिन कुछ आदाद शुमार ऐसे भी पेश किए हैं जिनसे मईशत की अच्छी तस्वीर तराशना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने तस्लीम किया कि गुज़श्ता माली साल माशी तरक्की की शरह हदफ से कम रही है। आखिरी चंद माह में महंगाई बढ़ी है। ज़ाहिर है जंग भी एक उसका इंपॉर्टेंट फैक्टर थी, ऑयल प्राइसेस भी उसका इंपॉर्टेंट फैक्टर थी। जो जिम्मेदारी थी ना, वो उन्होंने ऑफ कोर्स इस सारे रीजन के खित्ते के बदलते हालात पर डाली है। और वज़ीर ख़जाना इस बात का भी एतराफ़ किया है उन्होंने कि हमारी दरामदाद जो हैं वो बढ़ी हैं, मगर उन्होंने इसमें से भी मुस्बत पहलू निकाल लिया है। अब एग्जैक्टली उनका क्या कहना था सुने। उसमें हमारी कमी आई है, तो उसमें 2 मेन वजूहात हैं, और उसमें से एक सेक्टर है विच इज सॉर्ट ऑफ लीडिंग दैट, विच इज फूड। उसमें राइस की जो हमारी एक्सपोर्ट है वो $1.1 बिलियन से नीचे गई, और शुगर विच वाज ए वन ऑफ इवेंट, वी डोंट एक्सपोर्ट शुगर एज ए रेगुलर थिंग, वो 403 मिलियन। तो $1.5 बिलियन की जो रिडक्शन हुई है वो फूड सेक्टर में हुई है। रियलिटी तो यही है ना, जो चौथी तिमाही में जो इन्फ्लेशन ऊपर गई है। देखिए, अगर आप स्टेट बैंक का अगर आप तखमीना देखें जो उन्होंने जनवरी में दिया था ग्रोथ का, तो उस वक्त स्टेट बैंक का व्यू था कि इस साल वी विल एंड अप, और इसी तरह डॉक्टर इम्तियाज़ भी यहाँ बैठे हैं, कि दिस विल बी, हमारी ग्रोथ जो है एनीवेयर बिटवीन 3.75 to 4.75। ये इनका जनवरी में स्टेट बैंक का तखमीना था। और टिल मार्च वी ऑलवेज थॉट कि दिस विल बी नॉर्थ ऑफ 4%। 3 महीने में, 4 महीने में जो आप ग्रोथ नंबर कहेंगे हम वहाँ पहुँच सकते हैं। ठीक है, यू हैव टू पंप लिक्विडिटी इनटू द सिस्टम। इंपोर्ट बढ़ेंगी आपकी, अभी भी जो आपकी इंपोर्ट कुछ बढ़ी हैं, एक तो पेट्रोलियम से बढ़ी है, दूसरा जो आपका LSM का इंक्रीज़ हुआ है। कुछ इंपोर्ट तो ऐसी हैं जो हो सकता है आप कहें से कंजम्पशन के लिए है। तकरीबन $1 बिलियन की जो इंपोर्ट बढ़ी है वो मशीनरी की वजह से बढ़ी है। दैट इज़ एक्चुअली गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान, क्योंकि अगर कोई मशीनरी मंगवा रहा है वेदर इट्स टेक्सटाइल फॉर एनी अदर मैन्युफैक्चरिंग, तो उसने उसको कहीं खपत करना है, उसके बारे में उसने सोचा होगा कि मैंने एक्सपैंड अपनी फैक्ट्री को कैसे करना है, तो दैट्स गुड न्यूज़।
अच्छा जी, ये तो आपने सुन लिया और साथ ही आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर ख़जाना अपनी परफॉर्मेंस पर काफ़ी मुतमईन नज़र आए और उनका कहना था कि मैन्युफैक्चरिंग के 22 शोबों में से 16 शोबों में बेहतरी आई है। ज़र मुबादला के ज़खायर में सालाना बुनियादों पर 49 यानी 49% का शानदार इजाफा हुआ है। और इतने कॉम्प्लेक्स आदाद शुमार को मुकम्मल समझना शायद आम बंदे के लिए आसान नहीं, लेकिन दिलचस्प बात यह हुई है कि मोहम्मद औरंगज़ेब ने यह दावा किया है कि पाकिस्तानियों की फ़ी का सालाना आमदन $150 इजाफे के बाद $1,901 हो गई है। फी का आमदनी $1,101 हो गई है, जो गुज़श्ता साल $1,751 थी। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ने 2026 में 6.1% ग्रोथ रिकॉर्ड की, जो वंस अगेन पिछले 4 सालों की बुलंद तरीन सतह है। तो मैन्युफैक्चरिंग के 22 सेक्टर में से 16 शोबों में मुस्बत ग्रोथ देखने में आई है। उसमें फूड, टेक्सटाइल्स, वेयरिंग अपैरल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स, ऑटोमोबाइल्स, बेवरेजेस और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो है वो शामिल हैं। सीमेंट की तलब में 10% इजाफा हुआ, फर्टिलाइजर में 17% इजाफा हुआ, पेट्रोलियम में 5% इजाफा हुआ, ऑटोमोबाइल्स में 31% और मोबाइल फोन्स में 9% इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। गारमेंट्स वोवन ये 5% इसमें इंक्रीज हुआ है। होम टेक्सटाइल्स इसमें 3% इंक्रीज हुआ है। गारमेंट्स नेटेड 3% इंक्रीज हुआ है। कॉर्पोरेट सेक्टर की हम बात करते हैं, ये 26 के दौरान, इस साल के दौरान 39,000 से जायद नई कंपनियां रजिस्टर हुई हैं। उनमें से तकरीबन 99.9% डिजिटल चैनल्स के थ्रू हुई हैं। अच्छा जी, और यू वांना टेल देम मोर? वज़ीर ख़ज़ाना, मैं बताना चाहता हूँ, ये वज़ीर ख़ज़ाना एक तरफ पाकिस्तानियों की आमदनी बढ़ने के दावे कर रहे हैं, लेकिन कौमी इक़्तिसादी सर्वे के कुछ तल्ख़ हक़ाइक़ भी हैं जिनका ज़ाहिर है उन्होंने जिक्र नहीं किया, हम करते हैं। इसी सर्वे के मुताबिक गुज़श्ता 5 साल के पहले मुकाबले में गुर्बत की शरह में 7% का इजाफा हुआ और माली साल 2018-19 में गुर्बत की कौमी शरह 21.9% थी, जो आज 28.9% थी। और ज़ाहिर है इसके अलावा भी कुछ बातें हैं जिन पे हमें गौर व खौस करने की ज़रूरत है। जब से ये हुकूमत आई है और इससे पहले भी जो PDM की गवर्नमेंट थी, प्राइवेटाइजेशन पे बहुत ज़ोर था, मगर बड़ी ही मुश्किल से फाइनली PIA प्राइवेटाइज हो गया। उसके अलावा प्राइवेटाइजेशन की सिर्फ बातें ही हुई हैं, उस ज़मीन में एक्चुअली हक़ाइक़ क्या है इस पे भी हम बात कर लेते हैं। अच्छा जी, इस सिलसिले में हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर खाकान नजीब साबिक मुशीर हैं वज़ारत ख़ज़ाना के, और अशरफ मलखम साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे अपने कॉरेस्पॉन्डेंट हैं जियो न्यूज़ इस्लामाबाद से। हाँ बिल्कुल, और साथ ही हमें ज्वाइन किया है जावेद कुरैशी साहब ने, जो कि सदर अंजुमन ताजरान सिंध हैं। हम अशरफ मलखम साहब के पास सबसे पहले चलते हैं और उनसे जानते हैं कि व्हाट न्यूज़ डज ही हैव। सो अशरफ साहब, हमें बता सकते हैं आप कि क्या खबरें आप तक पहुंच रही हैं आज पेश किए जाने वाले बजट से मुताल्लिक? किस किस सेक्टर को रिलीफ मिल सकता है? आवाम के लिए क्या बेहतरी है? क्या मुश्किल या आसान फैसले हैं जो किए जा रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मेरा ख्याल अच्छी बातें वही कर लें जो रिलीफ मिलेगा। एक तो जो तनख्वाहदार हम लोग हैं जिनसे गवर्नमेंट जबरदस्ती पैसे ले लेती है और हम सबसे ज्यादा टैक्स पेयर तबका है, तनख्वाहदार तबके को मजबूरी तौर पर तकरीबन 50 अरब रुपए का रिलीफ एक प्रपोज किया हुआ है। उम्मीद है कि IMF से रात को थ्रू हो गया होगा कि रात तक रोज से मुज़ाकरात IMF से पाकिस्तानी वज़ारत ख़ज़ाना के फाइनल नहीं हुए थे। आई होप के रात हो गए होंगे। पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर ने भी MD IMF को कॉल की थी, उनका मतलब यही था हम पे थोड़ा सा हाथ हौला रखें। इस पे वैसे मुझे बहुत शदीद इख्तलाफ है कि IMF से पूछा, IMF ने इजाजत नहीं दी, IMF ने पाबंदी लगाई हुई है, ये अलग डिबेट है। लेकिन आज के बजट के हवाले से दूसरा रियल एस्टेट सेक्टर, दूसरा अपने कॉर्पोरेट सेक्टर को थोड़ा सा रिलीफ इस मद में है कि उनको टैक्स की शरह कम हो रही है। दूसरे सुपर टैक्स में कम से कम 1% का इजाफा हमारी इतला के मुताबिक जरूर हो रहा है। और सैलरीज क्लास जिसकी 3 लाख इनकम है वो भी अमीर समझा जाता था, जिसकी 35 लाख 40 लाख इनकम वो भी अमीर समझा जाता था। तो नए 2 स्लैब्स इनकम टैक्स जो तनख्वाहदार तबका के लिए मुतारफ करवाए जा रहे हैं, जिन पे जो 5 लाख तक तनख्वाह लेने वाले लोग हैं, इन पे थोड़ा सा टैक्स की शरह इसको 50% तक कम किया जाएगा जितनी वो अब वसूल कर रहे हैं। जो दूसरा एक लगता था जो ज्यादातर सैलरी वाले लोग हैं उन पे हाई टैक्स शरह लगती थी, उसके बाद उनको 10% मोर टैक्स लगता था, वो 10% टैक्स शायद खत्म कर दिया जाएगा। रियल एस्टेट के लिए दो रिलीफ जो अर्ज किए ना, जहाँ IMF की पाबंदी नहीं होती
नहीं उनका कहना मानना हो तब किस तरह मानते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर हमारा चोक हुआ पड़ा था, उस पर एक 7E सेक्शन है जिनके तहत बहुत ज्यादा लोग डरते हैं कि उसके तहत हमें FIR के नेट में ना आए, वो थ्रू अदालत खत्म हो गया, अदालत ने उसे खत्म कर दिया है। दूसरा जो FIR के प्रॉपर्टी रेट्स थे उनको पहले ही बहुत से शहरों में, बहुत सी मखसूस सोसाइटीज में उसको कम कर दिया गया है। प्राइवेट कीमत के कम, उनका मतलब टैक्स भी कम हो जाएगा। ये 2 रिलीफ तो बजट से पहले ही मिल चुके हैं जी। इसमें थोड़ा सा आपने बेहतरी भी देखी होगी रियल एस्टेट के शोबे में, शुरू हुई है। उसके अलावा जो बाकी चीजें हैं उसमें अच्छी चीज हमें नजर नहीं आ रही। सिर्फ ब्रॉडली अगर देखें, सबसे पहले तो महंगाई की शरह है, जो हुकूमत ने इसका टारगेट 8.5% मुकर्रर किया हुआ है, लेकिन वो जो हमारी इंडिपेंडेंट इत्तलात हैं, जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, जितने भी हमारे मार्केट इंडिकेटर्स देखते हैं, उसके मुताबिक वो डबल डिजिट में जाएगी, यानी कि 11% तक या 12% तक जरूर जाएगी। वो एक परेशानी की बात होगी सबके लिए। दूसरे जो टैक्सेस हैं, मोर टैक्सेस, वो तकरीबन 2200 अरब रुपए के ज्यादा टैक्सेस होंगे जो FIR के टैक्स कलेक्शन का टारगेट है। वो टैक्स कलेक्शन कहाँ से आनी है, वो अल्टीमेटली उसका असर अवाम पे ही पड़ना है, उसने इन्फ्लेशन में इजाफा ही करना है। दूसरा, पेट्रोल पे लेवी एक बहुत बड़ा मसला है, इसको गवर्नमेंट को बहुत ईजी एक हथियार मिला हुआ, अगर FIR परफॉर्म नहीं करता तो पेट्रोलियम लेवी लगा दो। इस वक्त हुकूमत उसको मैक्सिमम 80 रुपए तक लगा रही सकती है, 80 रुपए ही है तकरीबन इस वक्त। पेट्रोल पे ज्यादा रखी हुई है, डीजल पे कम रखी हुई है, लेकिन मिला के 80 रुपए फी लीटर ही बनती है। उस साइड में 1727 अरब रुपए आने हैं, वो भी हर बंदे की जेब पे निकलने हैं जो मोटरसाइकिल यूज करता है या कार यूज करता है, या जिम्मेदारी सेक्टर में। जिम्मेदार सेक्टर से बाय द वे सबसे महंगा थ्रेशिंग सीजन था जिम्मेदार के लिए, क्योंकि इंतहाई 2 साल में जिम्मेदार को तबाह बर्बाद करके रख दिया हुकूमत ने। कहीं भी हो, सूबे के सतह, मरकज की सतह में, खासकर सूबों में जिम्मेदार को बहुत रगड़ा लगा है। अभी वजीर भी लग रहा है। उनके लिए डीजल महंगा होगा, जो लेवी है उसको हुकूमत हमारे इतला के मुताबिक इस बजट में 80 की बजाय 100 रुपए तक करने का इख्तियार ले लेगी। 100 रुपए तक बढ़ाए ना बढ़ाए। अच्छा, ब्रीफली ये बता दें, ऑयल हम सुनते रहे बीच में कि जी सऊदी अरेबिया से भी हम ऑयल रिफाइनरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनकी मदद से एक लगाई जाएगी। ऑयल रिफाइनरी सेक्टर के लिए रिलीफ दिया जाएगा, उसका असर क्या कोई आवाम पे भी पड़ेगा या नहीं? ऑयल रिफाइनरी अगर आप देखें, ये जो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी 2013-18 में तब से लग रही है। अब जब लगेगी तब बात करना, अब तो हुकूमत के पास साल ही। ठीक है, खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बिल्कुल उनसे हम ये भी पूछना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये बता दें, बिकॉज हुकूमत जो है खाकान साहब वो बड़ी पॉजिटिव है और वो दावा कर रहे हैं कि मईशत जो है वो बड़ी सही डायरेक्शन में भी जा रही है और सब कुछ ठीक हो रहा है, दैट इज़ व्हाट बीइंग सेड। और साथ साथ उनका ये भी कहना है कि घबराए नहीं अवाम। आपको भी यही लग रहा है दैट ऑल इज गुड एंड इन द राइट डायरेक्शन? तो आई एम गोइंग टू ट्राई कि मैं एक समराइज कर सकूं कि जो हमारा सर्वे है वो क्या पिक्चर पेश कर रहा है, right. उसमें क्या सदाकत है इन टर्म्स ऑफ जो अथॉरिटीज बता रही हैं, उससे थोड़ा सा आगे जाकर देखें और इस पे लोगों का पे जो असर हुआ है उसको देखें और लोग क्या फील करें। तो हम ये 3 चीजें करने की कोशिश करते हैं। पहली बात यह है कि सर्वे ये कह रहा है आपको कि आपने स्टेबिलिटी का वर्ड हुमा 102 मरतबा यूज हुआ है 370 पेजेस में। सो वेरी क्लियरली द पाथ ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी इज के ICU की टेबल पर एक डॉक्टर है, उसका नाम है IMF, वो एक ICU की स्टेबलाइजेशन कर रहा है, जिसका मतलब यह है कि आपका मालियाती खसारा संभल जाए। सर्वे ये बताता है कि मालियाती खसारा संभला 4% के करीब आ गया, ये 7-7.5% था। 54% टैक्स कॉर्पोरेट पे लगाना पड़ा। आप अच्छी एंकर हैं, आप हायर इनकम में हैं, आप पे 38%। हमारी जो पेट्रोलियम लेवी है वो 10 रुपए किसी जमाने में होती थी, इस वक्त 160 रुपए है। इसी तरह एडवांस, प्रिजम्पटिव और विदहोल्डिंग टैक्सेस, इन सब को मिलाकर हमने एक हार्ड वन स्टेबिलिटी, जिसका मतलब है कि मालियाती खसारा इस तरह संभाल लिया। सर्वे बता रहा है कि इसने इन्वेस्टेबिलिटी पाकिस्तान की हर्ट की। इन्वेस्टमेंट टू GDP पाकिस्तान का कई दिहाइयों की लोएस्ट शरह पे आ गया, जो 14% था। सेविंग्स भी इसी तरह हर्ट होके नीचे आ गई। दिस इज व्हाट द सर्वे इज टेलिंग अस एग्जैक्टली। सो हम मनोअन पहले समझ लें कि हो क्या रहा है। इसका मतलब यह है कि पिछले 4 सालों में आपकी जो ओवरऑल इकोनॉमिक जिसे कहते हैं ना ग्रोथ,
वो 2.25% रही है। इसका मतलब बहुत आसान लफ्जों में ये होता है कि हर साल 1 से 1.25 मिलियन जॉब्स जो हैं वो क्रिएट हुई हैं। अगर 1 से 1.25 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगी तो इसका मतलब ये है कि 2 से 2.5 मिलियन लोग जो एंटर कर रहे हैं उनमें अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। सर्वे टेल्स अस एग्जैक्टली दैट कि 6.3% की जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 7.1% पे चली गई है। हम अभी कोई क्रिटिकल एनालिसिस भी नहीं करे, मैं तो सिर्फ वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ व्हाट द सर्वे इज टेलिंग अस। अच्छा, अब इसके साथ साथ सर्वे हमें ये भी बता रहा है कि चूंकि आपकी कुव्वते खरीद टूटी है, इसका मतलब ये होता है कि 4 साल जो आपकी इन्फ्लेशन है वो 100 रुपए की चीज 178 रुपए पे चली गई है। तो आपकी जो फूड बास्केट है, जो आपकी कुव्वत थी आप दोनों की खरीदने की, वो टूटी। तो पॉवर्टी जो है वो 29% पे चली गई है। ये 11 साल का है, ये सर्वे में लिखा हुआ है। आई एम नॉट टेलिंग यू दिस। इन इक्वालिटी जो बहुत कम लोग देखते हैं, सर्वे ये भी बता रहा है कि जो जीनी कोएफिशिएंट है, ये टेक्निकल टर्म है बट इसको समझ लें, वो 27 साल की हाईएस्ट लेवल पे है। और आखिर में सर्वे ये भी बता रहा है कि टैक्स टारगेट 2 साल से मिस हो रहे हैं, और ये भी बता रहा है कि अभी भी हमने जो मरात याफ्ता तबका है उसको 2350 अरब की मरात दी हुई हैं। ये वो टैक्स एग्जेम्पशंस हैं जिसका हम हर साल फिगर जो है उसमें छापते थे। सॉरी, मैं थोड़ा सा 3.7 को ब्रेकअप कर दूं सो दैट लोगों को ये समझ आ जाए। 3.7 में कुछ अनासिर बड़े हैरानकुन हैं। एग्रीकल्चर की ग्रोथ 2.9% है इस पूरे 3.7 में। अब आप हैरानगी की बात यह है कि 60% उसमें लाइव स्टॉक है। आप हैरान होंगे कि हमारे यहाँ बड़ी तरक्की हुई है कि लाइव स्टॉक यानी कि गधे, घोड़े, एनिमल्स, लाइव स्टॉक वो 4.25% बढ़ गए हैं लास्ट ईयर से, और क्रॉप्स सिर्फ 1.14% बढ़ी हैं। तो आपको अंदाजा होगा कि ये जो होता है ना, ये एक बैलेंसिंग एक्ट होता है। मुझे थोड़ी सी हैरानगी एक और बड़े फिगर पे हुई कि जरूर लार्ज स्केल बढ़ा है। जो एनेक्डोटल एविडेंस है वो ये है कि स्मॉल स्केल इज फेसिंग वेरी हाई टैरिफ्स, वेरी हाई जिसे कहते हैं, इवन द टैक्स रेट ऑन एओपीज इज 49%। 8% स्मॉल स्केल में भी बढ़ोतरी करके इस फिगर को बनाया गया है। अब जब मैं इस ओवरऑल पिक्चर को देखता हूं तो जो लोगों ने फील किया एक कुव्वते खरीद को टूटते हुए, अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ते हुए, पर यह बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हुकूमत ने स्टेबलाइजेशन प्रोसेस जो है, जिसका मतलब एक मैंने एक्सप्लेन किया फिजिकल स्टेबलाइजेशन, एक स्टेबलाइजेशन एक्सटर्नल फ्रंट पे भी आई है, जिसका मतलब ये है कि हमारी रेमिटेंसेस 41 अरब पे चुके चली गई। तो जो हमने इकोनॉमिक सर्वे की बात की है डॉक्टर साहब, और हम यहाँ से मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, जहाँ हमें अपनी जियोपॉलिटिकल पोजीशन भी स्टेबल नज़र आती है, इवेंट में भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी हमें नज़र आती है। फिर दुबई जो पैसा जा रहा था हमारा वो भी नहीं जा रहा, या होपफुली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ वापस ही आ रहा होगा। सो हमें यहाँ से दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स क्या करना है, किस तरह बिजली की कीमतें कम करनी है, क्योंकि हमारे सारे एक्सपोर्टर्स तो नालायक नहीं हो सकते अगर एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी हमने बनानी है, लेकिन उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा है कि वो ग्लोबल मार्केट्स में कैसे कम्पीट करें। अशरफ मलकम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब से हमारा राब्ता ज़रा मुनक़ता हो गया है। बाय द वे, ताजरों को भी इस मरतबा आप उसको जो भी कह लीजिए, एमनेस्टी भी बाज़ लोग उसे कह रहे हैं, लेकिन चलिए नेट तो बढ़ेगा उससे। और मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी, आपको याद है, एक दफ़ा ये पहले किया था, लेकिन कोशिश की थी, अनाउंसमेंट की थी। अच्छा अशरफ, ये बताइएगा, हमने इकोनॉमिक सर्वे की भी बात की, अब हम क्या एक्सपेक्ट करें कि जो मौजूदा फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, इस बजट से ऑनवर्ड्स हमें बेहतरी की कोशिश करते हुए इक़दामात कोई नज़र आएंगे ऐसे जिससे हम कह सकें कि 2027 में इंशाअल्लाह हम ये डिस्कशन जब कर रहे होंगे तो हमारे पास पॉजिटिव चीज़ें डिस्कस करने के लिए ज़्यादा होंगी। एक छोटा सा पॉइंट मैं पहले अर्ज कर दूं, जो अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे के ग्रोथ का फिगर उसको क्वेश्चनेबल हो गया, उसमें 2-3 बड़ी वजह उन्होंने यहाँ बयान कर दी। एक और चीज डॉक्टर साहब जिसपे तवज्जो नहीं की गई, जो हमारी कॉटन की प्रोडक्शन है, तमाम हमारे जो सरकारी सोर्सेज उन्होंने 5 मिलियन बेल्स रिपोर्ट किया है, इतनी होगी। सर्वे के मुताबिक 7 मिलियन होगी, 2 बिलियन का इजाफा 7 और 5 का इकोनॉमिक सर्वे के फिगर में है, जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को चैलेंज करता है। उनकी गवर्नमेंट ने 3.7% का उसको चैलेंज करता है कि मुझे शायद किस तरह होगी। एक साइड पे आप कॉटन की पैदावार 5 मिलियन बेल्स कह रहे हैं, दूसरी साइड पे 7 मिलियन बेल्स शो कर रही है हमारी किताबें।
वो एक कंट्राडिक्शन जरूर है। वो पता नहीं कैसे 2 मिलियन बेल इन्होंने रिपोर्ट किए, कहाँ से किए। दूसरा, अगले साल में जो हमारे बड़े मसाइल हैं स्पेशली इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, वो हमारे जो कम्पिटिटिव रेट्स हैं, खासतौर पर टैक्सेस की शरह और बिजली की कीमत। बिजली की कीमत से हर शख्स परेशान है। अभी कुछ लोग, बहुत से ज्यादा लोग बल्कि नया IPP बन गया, सोलर पे चले गए। सोलर पे मुझे समझ नहीं आती, जब सोलर इम्पोर्ट हो रहा था बड़े ग्रुप्स इम्पोर्ट कर रहे थे, सबको पता है किसने किया था, उस वक्त सोलर टैक्स फ्री अलाउ किया गया था। अब उस पर टैक्स लग रहे हैं। हौसला शिकनी की जा रही है कि सोलर से बिजली लोग ना लें ताकि सस्ती बिजली भी ना मिल सके, उस पर टैक्स लगेंगे। घरेलू सार्फिन पे भी, इंडस्ट्रियल सार्फिन पे भी वो एक मुश्किल और लगती है। दूसरे का हल जो है कि बिजली सस्ती कैसे करें। जब तक हमारे पास फालतू बिजली पड़ी है, एक्स्ट्रा बिजली पड़ी है जिसकी हम कैपेसिटी पेमेंट देते हैं, उसका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक्सपेंशन ही होगी। एक्सपेंशन कैसे, इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा एक्सपैंड नहीं करेगा, उस पर हमें बिजली की कीमतें कम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे हाथ IPPs के साथ बंधे हुए हैं जी। IPP इस वक्त चाइनीज हैं, चाइनीज कंपनियां इत्तेफाक से मुस्लिम लीग नून के दौर में दोबारा एग्रीमेंट 30 साल के हुए थे। अच्छा, वो हमारी बात सुनने पर तैयार नहीं है। जी अशरफ, एक और सवाल भी, उसके बाद हमें एक ब्रेक लेनी है। और डॉक्टर साहब, ये आपके लिए सवाल है, ये इनफैक्ट हम पूछना भी चाहते थे क्योंकि सेंटर ये प्रोविंसेस से एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये रेवेन्यू गैप जो है वो खुद प्लग करेंगे, एज इन प्रोविंसेस जो हैं, सूबे जो हैं, वो इसको फिलअप करेंगे। एग्रीमेंट भी हो गया, बिल्कुल हो गया एग्रीमेंट, लेकिन आपको लग रहा है कि ये दिस इज अ वर्केबल प्रैग्मेटिक सोल्यूशन? देखिए ना हुमा, ये कैसे हो सकता है कि 2014 से लेकर 2026 तक यू हैव नॉट बीन एबल टू डू अ न्यू NFC। अब IMF को हर चीज के लिए ब्लेम करना, एज अ कंट्री मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं कंट्री अथॉरिटीज की बात नहीं कर रहा। आप उनको तो ब्लेम करते रहते हैं, पर पिछले 12 साल में आप 7वां NFC रिव्यू नहीं कर पाए। सो कबातें ऐसी आ गई हैं कि फिस्कल पोजीशन बहुत कमज़ोर हो जाती है जब फेडरल गवर्नमेंट की, और स्ट्रेटेजिक पेमेंट्स और डेट पेमेंट्स के लिए आपको अगर सपोर्ट चाहिए हो और आप NFC को रिव्यू ना कर पाए हो, तो व्हाट यू आस्क्ड इज, पहले ये ख्याल था कि ये वन टाइम ग्रांट है। माय सेंस टेल्स मी कि ये वन टाइम ग्रांट भी नहीं है, ये एड इन ग्रांट, एक अगर आप इसको कह लें, दिस इज अ टर्मिनोलॉजी दैट वी यूज, कि ये शायद कई सालों तक इसको चला सकते हैं। सो इतने सालों में अगर NFC के मुताबिक हम नहीं रिव्यू कर पाए तो फिर जाहिर है इस किस्म के सोल्यूशन से भी ढूंढने पड़ते हैं। वक्त की कमी है, हम इस बारे में आपको दोबारा बात करने के लिए जहमत देखते ही रहेंगे आने वाले दिनों में भी। थैंक यू अशरफ साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब। बजट जावेद कुरैशी साहब, सदर अंजुमन ताजरान सिंध हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, इससे पहले भी हमारी हर साल ही आपसे बात होती है, हुकूमत मुतअद्दिद कोशिशें कर चुकी है ताजर 2 स्कीमों से लेकर, और अब जो नया फार्मूला लाया गया है कि ठीक है जी, जिसने पॉज लगाया भी है वो भी हटाना चाहे तो हटा दे, और एक सर्टन परसेंटेज अब तय कर ली गई है। क्या समझते हैं, अब तमाम ताजर टैक्स नेट में आ जाएंगे? आप लोग मुतमईन हैं जो मौजूदा फार्मूला, मौजूदा स्कीम, मौजूदा जो तय किया गया तरीका कार इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। मेरी आवाज आ रही है आप? जी आ रही है, फरमाइएगा। अच्छा, देखिए जी, ये अब जो आसान टैक्स स्कीम जो गवर्नमेंट ने मुतारिफ करके हमने इसकी हिमायत की है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ खामियां हैं और हम ये चाहते हैं कि आने वाले बजट के अंदर वो भी दुरुस्त कर ली जाए। तो जरूर ताजिर बरादरी इस टैक्स नेट में आने के लिए तैयार है। फिक्स टैक्स का मकसद ये होता है कि उन्होंने कहा कि 25,000 रुपया आप दें और ओके, सो वी आर गोइंग टू ट्राई टू कनेक्ट अगेन विद जावेद कुरैशी साहब, क्योंकि आवाज़ जो है वो कट रही है, लेकिन उनकी अपनी भी कुछ सजेशंस हैं और वो कह रहे हैं कि अगर हुकूमत ये भी मान ले, जो कि अभी शुरू ही हुए थे, तो हम जो हैं वो टैक्स नेट में आने को तैयार है, जो कि आई एम सॉरी इन इटसेल्फ वो स्टेटमेंट जो थी ना, दैट मेड मी एज अ सैलरीड क्लास पर्सन रियलाइज कि काश हमसे भी कोई लेवरेज भी हासिल है। मतलब क्या लेवरेज है, अभी हमने पूरी बात नहीं सुनी और हम जरूर सुनेंगे। जावेद साहब, आपको आवाज़ आ रही है? मुझे आ रही है क्लियर? जी कंटिन्यू कीजिए, फिर हम अपनी बात करेंगे। तो देखिए, ताजिर बरादरी हमेशा से हुकूमत के साथ ताउन करती रही है। हमने कभी टैक्स देने से इनकार नहीं किया। हमारी जो ख्वाहिश जो थी वो आप बरसों के बाद अब ये पूरी हुई कि 1 पेज और मुकामी जुबान पर जो है रिटर्न फॉर्म जो है वो हुकूमत ने मंजूर कर ली। ये हमारे लिए बाइसे इत्मीनान चीज है। दूसरी बात, अब इसके अंदर कोई रिफंड नहीं होगा, वो विद होल्डिंग टैक्स की शरह हो 20 करोड़ रुपए जो है वो 20 लाख रुपया टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ जो दूसरे जो मामलात हैं
80% लोग जो है वो छोटे ताजिर हैं। ऑलरेडी ताजिर जो है एडवांस जो है टैक्स दे रहा है, वो यूटिलिटी बिल की मद में पहले ही वो दे रहा है, जो कि वो अमूमन ये हम पर क्रिटिसाइज किया जाता है कि ताजिर बरादरी जो है वो टैक्स नहीं देती। मेरे भाई, ये जो तकरीबन जो पूरे मुल्क के अंदर 1 करोड़ से ऊपर जो ताजिर है वो एडवांस जो बिजली के बिलों में जो इनकम टैक्स दे रहा है, तो वो कौन दे रहा है? और उसकी फिगर आप निकाल लें तो वो बहुत बड़ी फिगर है जो मुल्क की मईशत को चलाने के लिए इससे ज्यादा टैक्स कोई जो है तबका नहीं दे पा रहा। लेकिन ताजिर बरादरी ने टैक्स से कभी भी नहीं भागे, लेकिन अब ये एक आसान शराय जो आसान स्कीम जो दी है, इसको हमने पहले दिन ही वेलकम कहा और हमारी मुतवातर जो है वो वजीर मुमलिका साहब से जो है वीडियो लिंक पर मीटिंगें भी हुई और ये इसके अंदर ये तजावीज़ दी गई। लेकिन हम ये चाहते हैं मुल्क को चलाने के लिए जहां ताजिर बरादरी ताबुन कर रही है, कम अज कम हुकूमत को भी ये सोचना चाहिए कि उनकी जो शाही खर्चियां हैं उन्हें वो कम करें। अब देखें, महदूद टाइमिंग के अंदर कारोबार की शर्त इन्होंने लगाई, हमने उसमें भी ताबुन हुकूमत के साथ किया, लेकिन बदकिस्मती यह है कि हुकूमत हर बात ताजिरों से मनवाना चाहती है। और ताजिरों को अब देखें, पीक ओवर के अंदर लोड शेडिंग, कितनी शदीद लोड शेडिंग, यानी आप ये देखें कि कराची का दर्जा हरारत भी 42 से 45 सेंटीग्रेड तक जा रहा है। इस दौरान खरीदार भी बाहर नहीं आता, शदीद गर्मी में। अभी भी हुकूमत काफी लाभ उठाती है। मतलब अगर आज भी आप ये बैठ के बात कर रहे हैं 2026 में भी कि हम टैक्स नेट में आने के लिए तैयार हैं, तो ये इटसेल्फ एक लग्जरी है जो आपको हासिल है कि आप अभी ये फैसला कर रहे हैं अपने नहीं कि आप टैक्स नेट में आने के लिए तैयार हैं। ये फैसला आपका अपना है। अदरवाइज आपको पता है दुनिया में क्या होता है, ये लेवरेज हासिल नहीं होता दुनिया में किसी को भी कि वो टैक्स नेट में आना चाहता है या नहीं चाहता है, इनवेरिएबली आना होता ही है। लेकिन ये लेवरेज यहाँ पे पाकिस्तान में ताजरों को हासिल रहा है और अभी आपने कहा कि इस स्कीम के बाद आप लोग तैयार हैं। हाउ वुड यू मेक श्योर, क्योंकि इससे पहले भी मुतअद्दिद स्कीमें आई हैं, ताजे 2 स्कीम को भी आपने अप्रिशिएट किया था, लेकिन फिर भी टैक्स नेट नहीं बढ़ता। सो क्या ये बदएतमादी है? क्या इश्यूज होते हैं कि जो मर्जी स्कीम ले आए रजिस्ट्रेशन उतनी नहीं होती जितना नंबर एक्चुअल है? देखिए अब्दुल्ला, आप जो बात ये कह रहे हैं मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। ऑलरेडी जो इनडायरेक्टली टैक्स है वो ताजिर दे रहा है। अब ये जो वो सब पूरा पाकिस्तान दे रहा है, सारे दे रहे हैं जावेद साहब, पूरा पाकिस्तान दे रहा है, सिर्फ ताजिर तो नहीं दे रहा। हुमा, मैंने अभी कहा कि आम आदमी कहां से इनकम टैक्स देगा कमर्शियल मीटरों पे? मुझे आप ये बताएं, ये कैसे क्या आप कह रहे हैं कि वो आम जो आवाम भी वो टैक्स दे रही है इनकम टैक्स? ऐसा नहीं है, वो जीएसटी दे रही है, जो भी चीज आप परचेज करते हैं उसके ऊपर टैक्स है। लेकिन ताजिर बरादरी जो उनके बिलों के ऊपर जो इनकम टैक्स लगता है वो तो ताजिर बरादरी दे रही है, जो कमर्शियल मीटरों पे लगता है। आम सारिफ तो नहीं दे रहा ना ये पैसा। लेकिन उसके बावजूद भी हमें ये कहा जाता है कि ये अभी भी आने के लिए सोचा जा रहा है। ऐसा बात नहीं है। डायरेक्टली 96% जो टैक्स जो है वो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को मिल रहा है। 4% डायरेक्टली जो है वो टैक्स ताजिरों ने और दूसरे लोगों ने जो देना है वो दे रहे हैं। अब सैलरी पर्सन के लिए एक बहुत बात आम है जी कि वो उनका ऑटो ही में डिटेक्ट हो जाता है उनका टैक्स। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वो होता है, लेकिन ताजिर बरादरी ऐसा नहीं करती। ऐसी बात नहीं है। ये आप फिगर किसी दिन कोई प्रोग्राम आप कर लें, मैं आपको पूरी फिगर दे दूंगा जो एडवांस इनकम टैक्स बिजली के बिलों में जो हम दे रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, वो किन की जेबों में जा रहा है। उसके बदले आम ताजिर बरादरी को क्या हुकूमत सहूलतें दे रही है। हम पहले दिन से रो रहे हैं कि पिक। अच्छा ये बताएं कि जी ताजिर बरादरी सहूलतें क्या दे रही है? पहले तो इस पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप लोगों की एक्सपेक्टेशन जो है वो हुकूमतों से बहुत ज़्यादा है, हुकूमत से बहुत ज़्यादा है, और जब आपकी अपने उस पर बात आ जाती है, आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे बात आ जाती है, तो ना कोई ऑडिटिंग होती है। आप अपने मॉल्स के हालात देख लें, आप आए दिन मॉल्स में आग लगी होती है, ना कोई चेक एंड बैलेंस होता है, ना कोई ऑडिटिंग होती है। डे लाइट सेविंग में तो आप लोग मानते ही नहीं है इस बात को कि कहीं आप चीज़ें जो हैं अपना काम कारोबार पहले शुरू कर दें। आप जरा हुकूमत की भी मदद करें, आप दुकानें जल्दी बंद करें। तो ये एक्सपेक्टेशन आप लोगों से भी है, लेकिन आप लोग भी पूरा नहीं उतरते इस पे। नहीं 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 हुमा, ऐसी बात नहीं है। हमने हुकूमत से अभी देखे कि एनर्जी सेविंग के लिए जो टाइमिंग थी, वजीर आला साहब सिंध ने मुराद अली शाह साहब ने मीटिंग की, मैं खुद मौजूद था, हमने उसे वेलकम किया, हमने ताउन किया। हमें बिला वजह का ताजिर बरादरी को बदनाम किया जाता है
कि वो हुकूमत से ताबून नहीं करती। डे लाइट के अंदर हम काम करने के लिए तैयार है और हम काम कर रहे हैं। हमने कब उन्हें कहा है कि हम ये काम नहीं करेंगे? उसके बावजूद भी आप ये देखें, जो तबका जो टैक्स देता है उसे कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया जाता, बल्कि उसे क्रिटिसाइज किया जाता है। ये मुल्क जब क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक ये ताजिर बिरादरी, ये वाली जो आपने बात की है कि उनको क्रिटिसाइज किया जाता है, जो तबका टैक्स देता है, वो हमसे बेहतर कौन जानेगा? हम तो सैलरी क्लास है, हमसे आप हमारा तो एटलीस्ट कट जाता है ना सर, होती है, हमसे तो कमर्शियल काम कर रहे हैं। यही कह रहा हूं ना, अब तो आपका जो टैक्स है वो आपके बिजली के बिलों में एडजस्टेबल भी है, तो अब तो आप हैप्पी हैं? बिल्कुल है वो, लेकिन इस स्कीम के बाद है। आप ये देखें ना, हाउ वुड यू मेक श्योर जावेद साहब कि अब इस स्कीम के बाद कराची की मार्केटों में बैठा हर छोटा बड़ा ताजिर एक फाइलर बन जाए? वुड यू, कैन यू गारंटी? देखिए, मैं बिल्कुल, हमारी जो भी ट्रेड यूनियन है वो एफबीआर से ताबून करेगी, हुकूमत से ताबून करेगी। हम चाहते हैं टैक्स नेट के अंदर आए ताजिर बरादरी, ऐसी नहीं है कि हम नहीं चाहते, लेकिन ताजिर बरादरी उनको हरासा किया जाता था। आप ये देखें, पहले सर अब तो नहीं किया जाएगा ना, अब तो आपको एक प्लेट मिलेगी जिसके बाद कोई ऑडिट नहीं होगा। अब्दुल्ला सर, हमने पहले ही कहा है कि हमने वेलकम कहा है। आप नहीं, आप हाउ वुड यू मेक श्योर सर? वेलकम आपके कहने से थोड़ी, आप किस तरह ये मेक श्योर करेंगे, आप और आप जैसी दीगर तंजीमें कि देखिए, जो भी तंजीमें बोरी बाजार, जोड़िया बाजार, क्लॉथ मार्केट, जो भी आप कर लें, तारिक रोड, ये सारे लोग, वहां की हमारी तमाम ट्रेड यूनियनें मौजूद हैं। हमने ऑलरेडी उन्हें हिदायतें दे दी हैं कि उनको टैक्स नेट के अंदर लेकर आना पड़ेगा। इसके अलावा इस मुल्क को चलाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। हमने तो उसे वेलकम कह दिया और ताबून कर रहे हैं हुकूमत से। सो ये हिदायत देने से आपको लगता है कि आप लोगों का इतना इत्तेहाद है कि हाँ जी आप लोग कहेंगे और ट्रेड यूनियनें कहेंगी और ताजिर सारे अपनी रिटर्न्स फाइल करेंगे? देखें हुमा, बिल्कुल मानेगी। और देखें, हुकूमत जो है वो रियासत पावरफुल होती है, आम आदमी पावरफुल नहीं होता। हुकूमत के पास मुख्तलिफ ऑप्शन मौजूद है। जब उन पे फाइन होगा तो वो लाजमी आएंगे, उनके पास कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं है। अब इसी रास्ते पे चलना पड़ेगा। अब हमने जो एक चीज के लिए कहा है कि ये खुशाइन बात है, तो लाजमी हमारा ताबून उनके साथ होगा, हुकूमत के साथ। ऐसे मुमकिन नहीं है कि कोई आदमी 1 रुपया भी टैक्स ना दे और वो कहता है कि मैं ताजिर हूं, ऐसे मुमकिन नहीं है। अच्छा जावेद साहब, आपकी बातों से ये लग रहा है, और चूंकि हम आपसे बात करते रहते हैं और इस मौके पे तो हमेशा ही बात करते हैं, तो आप अगर कंपैरिजन करें पिछले कुछ सालों में, तो आपको ये जो अभी ऑफर हुई है ये स्कीम ताजिरों के लिए, वो आपको सबसे ज्यादा फेवरेबल लगी है? और इस पे क्योंकि आप पहले कभी इस तरह माने नहीं, और अभी आप कह रहे हैं कि हर दुकानदार जो है, और आपने ये डायरेक्टिव भी दे दी है कि वो इस तरह टैक्स नेट में आने को तैयार है और वो आएंगे। बिल्कुल हुमा, बिल्कुल ये बात हम कह चुके हैं। और अभी आज बजट को आना है और इसने बिल को पास होना है। उसके बाद इसकी पोजीशन क्लियर हो जाएगी कि जो हमें बताया गया एज इट इज वही है। अच्छा, तो थोड़ा सा अभी भी अगर का वो है, ओके फाइन, विल टेक इट, क्योंकि वो आप कह रहे हैं अभी आना है। दूसरा ये भी साथ बता दें कि साथ साथ ये भी सोच रहे हैं कि आवाम के लिए आप लोगों ने एज ए तंजीम क्या प्रोवाइड करना है, क्योंकि सिक्योरिटी के बहुत खदशात हैं। ये जो आए दिन मॉलों के हालात हैं, हमने देखा है यहाँ एटलीस्ट कराची में तो हमें नजर आ ही रहा होता है कि हर किस्म के हादसात हो जाते हैं और उसके बाद उसका कोई चेक एंड बैलेंस हम उस तरह नहीं देखते जो होना चाहिए। क्या इसकी भी फिक्र है आप लोगों को, और इसके बारे में भी कोई बातचीत हो रही है और कुछ कर रहे हैं? और कोई डिसिप्लिन अपने तय भी, मतलब हुकूमतें कब तक आके, या मकामी हुकूमतें, ज़िले हुकूमतें कब तक आके तजावुज़ात हटाती रहें? खुद भी तो कोई फैसला करें कि हाँ जी हम इस पोर्शन से आगे नहीं जाएंगे, हमारे बोर्ड बेतरतीब नहीं होंगे, हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशिंग के पूरा निजाम होगा, प्रॉपर उसको चेक करेंगे हर साल, हम कुछ बेहतर तरीके से अब काम करेंगे। देखें अब्दुल्ला हुमा, मैं आपसे अर्ज करूं कि गुल प्लाजा के वाक़े के बाद जो है इदारे बहुत ज्यादा मुतहर्रिक हुए हैं। और आपने कहा जो पथारे आए, हमने कभी पथारों को सपोर्ट नहीं किया। हम दुकानदार हैं, हम कारोबारी लोग हैं, और फायर सेफ्टी के आलात जो भी जिन मार्केटों में है वहां हमने इंस्टॉलेशन करवाई है, और उसके बावजूद भी किसी ने नहीं करवाई तो उनकी दुकानें सील हो रही है। ऐसे नहीं है कि हम जो है वो सत्तू पीकर सोए हुए हैं और आराम की नींद हमें आई है। हमने अच्छा माहौल प्रोवाइड करना है तो कस्टमर आएगा। जहां हालात ज्यादा खराब हो गए, माहौल अच्छा नहीं होगा, वहां कस्टमर नहीं आएगा। हमारी रोजी रोटी क्या है, हम इस चीज से कैसे भाग सकते हैं
क्या हम खराब माहौल के अंदर अच्छा कारोबार कर सकते हैं? ये मुमकिन ही नहीं है। तो आप इससे समझते हैं, और कस्टमर को जहां बेहतर सहूलत मिलती है कस्टमर वहीं आता है। ऐसे नहीं है कि उसको बेहतर सहूलत ना मिले और वो ना आए। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू फॉर योर टाइम जावेद कुरैशी साहब, सदर अंजुमन ताजरान। कराची समेत मुल्क के बेशतर शहर सख्त तरीन गर्मी की लपेट में है और इंसान तो बेचारे परेशान हैं ही। गर्मी ने जानवरों की हालत भी ख़राब कर दी है और कराची में नमी की तनासब जो है ह्यूमिडिटी वो है 79%, सांस नहीं लिया जा रहा। अच्छा, और फिर ऑब्वियसली इसकी वजह से फिर असल दर्जा हरारत जो है उससे कहीं ज़्यादा महसूस होता है, वो फील्स लाइक टेम्परेचर बहुत ऊपर चला जाता है। और कल का दिन भी शदीद तरीन गर्म रहा। कराची में गर्मी का एहसास 50 डिग्री से भी बढ़ गया है। आई फेल्ट इट, वी ऑल फेल्ट इट। 39 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी महसूस की गई, 51 डिग्री जैसी महसूस हुई। 39 की थी, 51 की महसूस हुई, एक्चुअली 39 की थी, 51 की महसूस की गई। सो ये है प्रोसेस इज सर्टेन ना, तो वो उसके बाद फिर आप जल रहे हो। इस माहौल में लोड शेडिंग भी हो रही है जिससे आवाम ज़ाहिर है अजियत, परेशान नहीं है, अजियत होती है ये। और गज़ब की इस गर्मी में शहर के बेशतर इलाके 10 से 12 घंटे अब लोड शेडिंग का सामना भी कर रहे हैं। अब बेशतर या फिर कंसिडरेबल इलाके, बेशतर तो नहीं कहेंगे, कंसिडरेबल इलाके के इलेक्ट्रिक का दावा है कि 10 घंटों से ज़्यादा कहीं भी लोड शेडिंग नहीं की जा रही। गर्मी के लिहाज से आज का दिन भी सिंध वालों के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन कल लाहौर में जो मौसम बदला है भाई पंजाब की खूबसूरती ये है कि वो एकदम जब बहुत गर्मी पड़ जाती है ना, तो एकदम से वो एक मौसम जो है वो एक पलटता है एंड थोड़ी देर के लिए, उसके बाद दोबारा गर्मी वैसे हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर के लिए वो रिलीफ ज़रूर मिलती है। वी आर वेटिंग फॉर दैट काइंड ऑफ रिलीफ, लेकिन हमारे फोरकास्ट में कोई ऐसी रिलीफ नहीं है। कराची का टेम्परेचर 40 से ऊपर जा सकता है ये बताया जा रहा है, और सिर्फ दिन नहीं, रात के औकात में भी गर्मी की शिद्दत जो है वो बरकरार रहने की तवक्को है। और हम आपसे तो ऑब्वियसली मुस्तकिल कह ही रहे हैं कि धूप में निकला ना करें, और ये सारी एहतियाती तदाबीर हम सब कुछ दे रहे हैं। पानी वगैरह पिएँ, अपना लिक्विड इंटेक ठीक करें, ख़ुद को हाइड्रेट रखें, मगर साथ ही हम कहेंगे कि अपने इर्द गिर्द जानवरों का भी ख्याल रखें और उन्हें ठंडी जगह जो है मुहैया करें। और ख़ास तौर पर अगर आपने घर में कोई जानवर, कोई पेट है आपका, वो पाला हुआ है आपने, तो उसको भी धूप की शिद्दत से बचाएं। और अपनी बालकनीज, अपने घर के बाहर कोई ऐसी आप चीज़ें रख दें, कंटेनर्स रख दें जिसमें आप पानी डालें, ताकि चिड़ियाँ, परिंदे, मतलब उनके लिए भी कोई चीज़ हो ना, कोई पानी की। शवाला अस्सलाम हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ ही हैं। शवाला बताइएगा क्या महसूस कर रही हैं आप? हमें यहाँ हम एयर कंडीशनिंग में बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी पसीने हैं, आ रहे हैं जो महसूस किए जा सकते हैं। सो इवन एसीज आर नॉट वर्किंग। बताइएगा क्या माहौल है आज बाहर? अब्दुल्ला, देखें गर्मी तो बहुत है कराची में, और इन दिनों जो दर्जा हरारत है वो कई ज़्यादा, और उससे कई ज़्यादा जो फील लाइक टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा महसूस, वो बहुत ज़्यादा है कराची में। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं क्योंकि हीट वेव चल रही है तो इंसान काफ़ी मुतासर हो रहे हैं, सबकी सेहत मुतासर हो रही है। इस हवाले से जो जानवर हैं उनकी भी सेहत मुतासर होने का खदशा होता है और उनको भी प्रॉपर मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। कुछ वीडियोज़ हमारे पास गुज़िश्ता रोज़ चिड़ियाघर से मौसूल हुई थी जिसमें हमने ये देखा था कि जानवरों के लिए अकॉर्डिंग टू जू ऑफिशल्स के वहाँ पर उनके लिए गर्मी के इंतजाम तो किए गए गर्मी से बचाव के लिए, लेकिन अगर हम उन वीडियोस में उनकी हेल्थ देखें तो वो बहुत ज़्यादा मुतासर है। यानी जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं उनका तशवीश का इजहार उन्होंने किया है और उनका ये कहना है कि उनको प्रॉपर जो खुराक है वो वहाँ पर नहीं मिल रही है, जो खुराक की मिकदार है, जो क्वालिटी है, उसके साथ साथ जो क्वांटिटी है वो भी कई ज़्यादा मुतासर है। और इसके साथ ही उनको कॉन्क्रीट पिंजरों में रखा जा रहा है। यानी ये वो वाइल्ड एनिमल्स हैं कि ऑब्वियसली इनको एक नेचुरल हैबिटेट चाहिए होता है, एक नेचुरल इन्वायरमेंट चाहिए होता है जहाँ सायादार दरख्त हों, तालाब हों, इस तरह की जो जगहें हैं, यानी पेड़ पत्ते, इन जगहों पर ये रहने के आदी होते हैं और इनको कॉन्क्रीट के पिंजरों में कैदी की तरह रखा जा रहा होता है। तो लिहाजा वो बहुत मुतासर हो रहे हैं इस चीज़ से, और उनको वो जो क्वालिटी मॉनिटरिंग है, जो तिबी मुआयना भी है वो भी उनका नहीं किया जा रहा है। यानी उनके प्रॉपर जो वजन के चेकअप्स हैं वो नहीं किए जा रहे, जो ब्लड टेस्ट हैं वो नहीं किए जा रहे। तो एक बहुत ज़्यादा एक अलार्मिंग बात है कि उन जानवरों का इस तरीके से ख्याल नहीं रखा जा रहा है कि जिस तरीके से उनका इस गर्मी में भी ख्याल रखना चाहिए और टोटल ओवरऑल भी उनका जो ख्याल है वो रखना चाहिए। अच्छा शवाला, हम देख रहे हैं, साथ आपसे भी बात हो रही है और फुटेज भी चल रही है कि जो कब्ज़ हैं ये शेर के, और ये मतलब ये सारे जो जानवर हमें नज़र आ रहे हैं उनके लिए ORS के बड़े बड़े थैले हैं वो बनाया जा रहा है, बर्फ़ के ऊपर जो है वो उनको दी जा रही है। तो कुछ मेजर्स तो हमें यहाँ वैसे नज़र आ रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। अच्छा देखिए,
गर्मी के हवाले से अगर बात करें हुमा, तो बिल्कुल ऐसा है कि वो वहाँ पर कुछ मेजर्स वहाँ पर ले रहे हैं, जो बर्फ़ है वो रख रहे हैं उनके लिए, और जो ग्लूकोज यानी जो इस तरह की चीज़ें हैं, नमकियात की जो कमी हो जाती है उस हवाले से वो सारी चीज़ें, वो मेजर्स तो वो अपना रहे हैं। लेकिन आपने उनकी हेल्थ देखी होगी उन वीडियोज़ में कि उनकी जो हेल्थ है यानी उनको एक प्रॉपर जो खुराक है, क्योंकि आपको पता है कुछ जानवर ऐसे हैं जिनमें मिनरल्स, वाइटामिन्स, बहुत सारी चीज़ें, सप्लीमेंट्स हैं, वो सब की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है। तो एक प्रॉपर जो रिक्वायरमेंट, यानी सिर्फ ये नहीं कि गर्मी हुई तो आपने चंद चीज़ें रख दी और उससे ये शो करा दिया कि बहुत ज़्यादा ख्याल है वो वाइल्ड एनिमल्स का रखा जा रहा है। लेकिन काफ़ी हद तक इस गर्मी के अलावा भी अगर हम बात करें, बिकॉज हम इसी चीज़ के ऊपर बात करें कि जो इनकी हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुई हुई है और उसका कोई जो एक प्रॉपर चेकअप है वो नहीं किया जा रहा। आपको खुद भी पता होगा कि 2021 में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर हुआ था कि जो इंडेंजर्ड स्पेशीज़ हैं उनको हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, जो फेडरल गवर्नमेंट है वो उनको इंपोर्ट नहीं करेगी। 2022 में उस पर इम्प्लीमेंटेशन वो तो खैर हमें नजर भी आ रहा है कि उसके बाद ही हमारे पास अब जो वाइल्ड एनिमल्स वैसे ही इन जानवरों के जो हेल्थ सिचुएशन है वो तो खैर हमारे सामने हमें नजर आ रही है कि बड़े माल नरिश्ड, अंडर नरिश्ड हैं ये। शिवाला, फाइनली जल्दी से बता दें कि आपने बड़ी कोई हरियाली ढूंढ ली है जहां आप खड़ी हैं, और जू में मतलब ये टेम्परेचर, बिकॉज वी डू नो कि वो जगह ऐसी है कि वहाँ ग्रीनरी बहुत है, वन ऑफ द रेयर प्लेसेस इन कराची, और हवा भी चल पड़ी है। आपको देख के तो लग रहा है आप बड़े अच्छे मौसम में। अच्छा हुमा, आज लकीली यहाँ पर जो है धूप छाँव का सिलसिला जारी है। मैंने सायादार दरख्त ढूंढ लिया है, लेकिन उसके साथ ही गर्मी अभी भी है कराची में। यानी अगर हम अभी का टाइम देखें, उसके बाद अगर आप 12 बजे के बाद देखें तो ह्यूमिडिटी का लेवल बढ़ जाता है और फिर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज़ पॉइंट ऐड करना चाहूँगी कि हमने इंतजामिया से, KMC से भी इस हवाले से मौक़िफ़ लिया था, तो उनका ये कहना था कि जो जानवरों की हेल्थ है वो बिल्कुल ठीक है और ये गर्मी की वजह से ज़ाहिर है इंसानों के ऐसे हाल हो रहे हैं तो जानवरों के भी ऐसे ही हाल होंगे, तो लिहाजा ये वर्जन ऑफिशियल्स का ये है। Got it. शिवाला, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और प्लीज जाएं आप कहीं ठंड में जाके बैठें। हाँ, लेकिन मैं आई वाज जस्ट थिंकिंग बस ख्याल रखें, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड एंड जरा छतरी वगैरह का इस्तेमाल करें। और आपके घर में जो पेट्स वगैरह हैं प्लीज टेक केयर ऑफ देम। ऑब्वियसली नेचुरली पेट्स का तो आप करते ही हैं, बाहर पे जानवरों को भी जरा आप रहम की नज़रों से देखें और उनका भी ख्याल करें। हुकूमत आज बजट पेश करने जा रही है। वफाकी काबीना का इजलास दोपहर 2:30 बजे होगा। बस जुमे की नमाज के फौरी बाद जुमे की नमाज में हम और आप अपनी बेहतरी के लिए दुआ करेंगे। पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में नए वफाकी बजट की मंजूरी दी जाएगी। अच्छा, बहुत कुछ होने वाला है, वी हैव टोल्ड यू, एक्चुअली हमने आपको अपडेट कर दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, साथ ही नासिर हुसैन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, रहनुमा तनख्वाहदार इत्तेहाद पाकिस्तान हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्चुअली। सो आप दोनों को खुशामदीद। हम मेहताब साहब आपसे सबसे पहले जानेंगे क्या खबरें पहुंच रही हैं आप तक नए बजट को लेकर, किन सेक्टर्स में रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है, आवाम के लिए किस चीज़ को हम खुशखबरी कहें या किस सेक्टर को कहें कि हाँ उसके लिए वाकई कोई अच्छी खबर, मुस्बत खबर उसको फ़ायदा पहुंचा सकती है जो वो आएगी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो पाकिस्तान का बजट है इसका कॉन्टेक्स्ट 1 मिनट में मैं बयान करना चाहता हूँ। वो ये है कि ये बजट देने से पहले जो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग हुई है उसमें चारों सूबों ने और मरकज ने एक बात तय की है कि सूबों ने वॉलंटरली कोई 920 अरब रुपए ग्रांट एंड एड की सूरत में सेंटर को वापस किए हैं। तो यानी 1 ट्रिलियन रुपीस का जो डेवलपमेंट बजट था उस पे कट लगाया गया। तो उसके नतीजे में अब जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो अपने नंबर क्रंचिंग करने में कामयाब हुई है। तो इस कॉन्टेक्स्ट को सामने रखते हुए जो है वो हमें रिलीफ की बात करनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि इसके बाद अब चूंकि IMF के प्रोग्राम में हमने 2 बुनियादी ऑब्जेक्टिव हैं जो हासिल करने हैं। एक तो फिस्कल डेफिसिट को मैनेजेबल लेवल पर रखना है, यानी लेस देन 4% ऑफ GDP, और दूसरा प्राइमरी बैलेंस हुकूमत जो फेडरल गवर्नमेंट है और ओवरऑल पाकिस्तान है उससे 2% ऑफ GDP जो है वो जनरेट करना है। इसका मतलब है 3 ट्रिलियन रुपीस के लगभग। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं समझता हूँ कि सैलरीड और पेंशन क्लास के लिए कुछ ना कुछ रिलीफ की हुकूमत कोशिश कर रही है। उसमें जो सैलरीड क्लास के खासकर टैक्स स्लैब्स हैं उसमें कोई 50 से 60 अरब रुपए की रिलीफ की बात है, और उसमें जो मिडिल इनकम लोग हैं उनके टैक्स रेट में कोई 5% तक की कमी की तजवीज है। हम किस तनख्वाह की बात कर रहे हैं? महाना, सालाना नहीं, लोगों को इतना समझ आएगा। महाना हम किस स्लैब की बात कर रहे हैं? जिनकी तनख्वाह 2 से 3 लाख रुपए के दरमियान है या 3 से 4 लाख रुपए के दरमियान है, वहां पे रिलीफ आएगा। टैक्स रेट से 5% की कमी की तजवीज है। अच्छा, इसके अलावा जो है जो सुपर टैक्स है
उसमें भी 2% की कमी की तजवीज है। इसके अलावा प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए भी हुकूमत ने कोशिश की है कि जो उसके ट्रांजैक्शनल टैक्सेस हैं, खासकर सेल और परचेज के ऊपर, वहां पे IMF को कन्विंस किया जाए और उनसे ये रिक्वेस्ट की जाए कि वहां पे टैक्स रेट्स में कमी की जा सके। चूंकि इससे पहले FBR ने अपने वैल्यूएशन टेबल्स जितने भी मेजर सिटीज हैं उनमें रिवाइज कर दिए हैं। तो अब कोशिश है कि वो जो ट्रांजैक्शनल टैक्स हैं उनमें कमी की जा सके, लेकिन ये वो ओवरऑल एक कॉन्टेक्स्ट है जिसमें हुकूमत बजट मेकिंग की कोशिश कर रही है। अच्छा नासिर साहब, आपसे ये पूछना चाहते हैं क्योंकि हमें हमेशा लगता है कि सैलरीड क्लास चूंकि उनकी अपनी से नहीं होती, उनको तो एट सोर्स ही काट ली जाती है उनका टैक्स मोस्टली, तो उनके साथ ज़रा अनफेयर हो जाता है। स्पेशली अगर हम कंपैरिजन नहीं देते हैं, चलें और किसी से कंपेयर नहीं करते तो ताजरों से ही कर लेते हैं, ताजरों के साथ तो पूरी कंसल्टेशन होती है, कभी वो मानते हैं कभी वो नहीं मानते। इस बार आपको क्या नज़र आ रहा है कि फेयरली डील किया गया है सैलरीड क्लास को, या फिर वही हो रहा है जो हमेशा होता है, जो कहीं और से इकट्ठा ना हो रहा हो वो इन पे लाद दिया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी। देखें, बुनियादी बात यही है कि जो भी पाकिस्तान में चाहे इंडिविजुअल हो या कॉर्पोरेट्स हो, जो भी इनकम कमाएगा उसको टैक्स देना है। सैलरीड क्लास अलायंस पाकिस्तान हमेशा फेयर टैक्सेशन की बात करती है ना, कि अगर सैलरीड क्लास सालाना 600 अरब रुपए का टैक्स दे रही है और दूसरी तरफ जो ट्रेडर्स हैं, होलसेलर हैं, वो पूरे साल में 50 to 60 बिलियन ही दे रहे हैं, तो ये हम इसकी बात करते हैं कि टैक्स का बर्डन सब पे स्प्रेड बराबर होना चाहिए। अब जो बंदा 2 लाख रुपए माहाना तनख्वाह कमा रहा है उसका टैक्स रेट 10 से 12% पे चला जाता है, तो 3 लाख कमा रहा है उसका 16% पे चला जाता है। तो देखें, तनख्वाहदार लोग अपनी ग्रॉस इनकम पर टैक्स दे रहे हैं, देयर इज नो डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस अलाउड। इवन जो पिछले सालों में टैक्स क्रेडिट होते थे वो भी खत्म हो गए। तो इसका इम्पैक्ट दोनों तरफ आ रहा है कि तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो रही है, वो स्पेंडिंग नहीं कर पा रहे, जिससे भी मुल्क की GDP पे इफेक्ट आ रहा है, और इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज नहीं है, उन पर टैक्स क्रेडिट नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट भी कम हो रही है। तो अगर तनख्वाहदार तबके को कोई टैक्स में रिलीफ दिया जाएगा, जैसे बात हो रही है 2 से 3 लाख वाले ब्रैकेट में, 3 से 4 लाख वाले में, और जो हाईएस्ट स्लैब 4.1 मिलियन आ जाता है सालाना इनकम पे 35% का, वो जो कि बहुत ज्यादा है, उसको भी कम होना चाहिए, सरचार्ज को भी कम होना चाहिए। तो देखिए, जो भी ये रिलीफ होगा वो उसका मोर देन 50% तो डायरेक्ट इकोनॉमी में आएगा। कुछ भी आप स्पेंड करते हैं 18 से 25% सेल टैक्स देते हैं, उसके बाद कंपनियों की अर्निंग बढ़ती है, वो प्रॉफिट कमाते हैं, वो 50% गवर्नमेंट को चला जाते हैं। तो हमें इस कॉन्टेक्स्ट में सोचना चाहिए। नाज़िर साहब, जो जिनकी तनख्वाह पर मंथ लाख से कम हो, समझे कि 50 से ज्यादा हो, 60,000 हो, 70,000 हो, उनका क्या टैक्स है? उनका तो टोटल टैक्स रखा हुआ है ना, 1% ऑफ द इनकम अबव 50,000 पर मंथ। तो कॉन्सेप्ट ये कि लोग, ताकि लोग ज्यादा फाइलिंग की तरफ आए, तो ये रिलीफ अब 2 से 2.5 लाख रुपए पर मंथ तनख्वाह वाले को मिलना चाहिए, उसका टैक्स रेट 1 से 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरह ऊपर के तमाम स्लैब को फायदा मिलना चाहिए, क्योंकि महंगाई हम सबको पता है कितनी ज्यादा है। तो लोग ज्यादा टैक्स दे देंगे तो अपने एक्सपेंसेस कैसे पूरे करेंगे, और फिर इसी वजह से लोग मजबूर होते हैं और मुल्क से बाहर जाने का सोचते हैं। तो हमें तमाम चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए, और हम समझते हैं कि गवर्नमेंट इस दफा इस तरह सोच रही है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस में दोनों ने एक्नॉलेज किया था कि तनख्वाहदार तबके पे टैक्स बहुत ज्यादा है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि इस दफा जो भी रिप्रेजेंटेशन की गई है हमारे थ्रू और मुख्तलिफ चेंबर्स और प्रोफेशनल बॉडीज के थ्रू, उसका कुछ अच्छा नतीजा आने वाला है। चलिए, लेट्स सी, वी वुड ऑल हैव टू वेट फॉर दैट। अच्छा मेहताब साहब, ताजर तो अभी हमारे साथ एक रहनुमा भी थे मौजूद, बड़े खुश हैं, बड़े मुतमईन हैं। वो कहते हैं इस दफ़ा तो हम 100% कंप्लाइंस कराएंगे, हमने अपनी तमाम तंजीमों को कह दिया है कि ये जो स्कीम आई है ये तमाम पुरानी स्कीमों से बेहतर है। शुड वी एक्सपेक्ट, मतलब आपका इतने बरसों का तजर्बा है, शुड वी एक्सपेक्ट कि हाँ वाकई इस मरतबा टैक्स नेट बढ़ जाएगा? क्योंकि इससे पहले ताजर 2 स्कीम का भी हमने हाल देख लिया था, हमने कभी भी नहीं सुना कि वो कभी खुश हो, लेकिन इस बार दे आर ओके विद इट। बट would it also result in their registration in the system? देखिए, पहले तो मैं सैलरी क्लास के बारे में एक बात करना चाहता हूँ। देखिए, जो 50,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक की मंथली अर्नर्स हैं, उनके ऊपर फिक्स टैक्स है वो, और वो 1% है। अच्छा, अब यहाँ तक ये आपका सवाल है, देखिए पिछले कोई तकरीबन 15 से 20 सालों के अंदर, और ज़्यादा 30 इयर्स के अंदर, FBR ने इनकम टैक्स में और सेल्स टैक्स में इस तरह की 1 दर्जन से जायद स्कीमें लेकर आई, और वो सारी की सारी स्कीमें नाकाम।
एक भी स्कीम ऐसी नहीं थी जो कामयाब हुई हो। अगर माजी को सामने रखा जाए तो मेरे शकूक शुबात है कि क्या ये जो स्कीम है ये आप इस पे मुकम्मल तौर पे कंप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे। मैं आपको एक और मिसाल दे, मिसाल के तौर पे जो सैलरीड क्लास है वो अगर अपनी इनकम की जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ती है, मसलन पहला स्लैब जो है उस पे 1% है, दूसरे स्लैब पे 5% है, फिर 15% है, फिर 20-25% है, फिर 30% है और मैक्सिमम स्लैब जो है वो 35%। यानी जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका टैक्स रेट भी बढ़ता जाएगा। वैसे 50,000 वाला जो स्लैब है ना, हम 1 लाख रुपए तक कर लें, ये इस पे तो मतलब सिफर टैक्स होना चाहिए जो हालात हैं, क्योंकि 1 लाख रुपए कमाने वाला अगर वो किराए के घर में रहता है और बच्चों को स्कूल भी पढ़ा रहा है और हर चीज पे टैक्स भी दे रहा है, चाहे बिजली के बिल हो, ग्रोसरी हो, कोई भी चीज हो, इसका हल ये है कि जो टैक्सेबल सीलिंग है वो 6 लाख रुपए से बढ़ा के उसको 12 लाख रुपए कर दिया जाए, यानी 12 लाख रुपए तक आपका जो स्लैब हो उस पे जीरो टैक्स हो। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि उधर दूसरी तरफ क्या है, ताजरों के लिए 200 मिलियन तक अगर आपका टर्नओवर है तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ 25,000 रुपया टैक्स देना है 1 साल का। अब आप मुझे बताएं, सैलरीड क्लास अगर और कुछ नहीं कर सकती तो हार्ड बर्निंग होगी या नहीं होगी? आप बेसिकली क्या कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि आपकी इनकम मुकद्दस है और जो सैलरीड क्लास है उसको पिनलाइज आप करते रहे। जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर उसको इस तरह महसूस हो रहा है कि उसके साथ ज्यादती हो रही है हमेशा। तो माजी में तो ये स्कीमें नाकाम रही हैं चूंकि ये डिस्टॉर्शंस क्रिएट करती हैं। इस दफा क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा कि उनको एक चांस और दिया गया है, क्या वो टैक्स नेट में आना पसंद करते हैं या नहीं करते। मेहताब साहब, यही तो आप बात कर रहे हैं, जो आपने ये कहा है ना मेहताब साहब, जो आपने ये कहा है ना कि उनको एक चांस और दिया गया है, और व्हाट मतलब ये कोई रेप्रिमांड भी तो होना चाहिए, कोई खौफ भी तो होना चाहिए ना कि अब आप आ जाएं इस टैक्स नेट ब्रैकेट में, आप आ जाएं, वरना के आगे कुछ नहीं होता। उनको भी पता है कि कुछ नहीं होना। हम हर साल यही बात करते हैं, उनको ऑलमोस्ट भुला पुसला के बुलाया जाता है, उनको इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, उनको मनाया जाता है, वो तब भी नहीं मानते, वो अपनी मनमानी कराते हैं क्योंकि और एल्स का आगे कोई प्लान नहीं है कि हमने करना क्या है। देखिए, इसमें कैरेट एंड स्टिक का जो असूल है उसके बगैर दुनिया में टैक्स जमा नहीं हो सकता। एक चीज इसके अंदर स्कीम के अंदर है, मुझे वो बयान करने दे। इसमें FBR ने ये कहा है और फाइनेंस बिल में भी होगा कि अगर किसी ताजर की कोई ऐसी चीज हुकूमत या FBR के सामने आ जाती है जो कि कोई मेजर डिस्क्रिपेंसी होती है तो फिर क्या कहा, फिर ये है कि ताजरों का एक कमेटी बनाई जाएगी और वो कमेटी उसके बारे में फैसला करेगी। यानी ऐसे ही है कि यानी अपने लिए फैसले भी खुद ही करेंगे बैठ के, तो मेरे दोस्तों की कमेटी बना दी जाए। मतलब वैसे दुनिया में शायद ही इतना लाड किसी सेक्टर का उठाया जा रहा हो जितना यहाँ, लेकिन फिर भी गैर मुतमईन नजर आते हैं। जिंदगी चाहिए। नासिर साहब, क्या आप समझते हैं? अभी हम मुझे करने दें। जी मेहताब साहब, देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, जब तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत है ताजरों पे टैक्स नहीं लग सकता, और जब तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत है उस टाइम तक एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लग सकता। अच्छा, इसमें तनख्वाहदार जो है ना वो ज़ाहिर पिसे हुए हैं, उनकी बात नासिर हुसैन साहब से हम तवक्को करते हैं कि वो करेंगे। टैक्स तो उन पे इनवेरिएबली होता ही है और सबसे ज़्यादा ही लगता है। नासिर साहब, आप लोग किसी डिस्कशन का पार्ट थे? क्योंकि ज़ाहिर है अभी हम तक जो खबरें पहुंच रही थी कि रात गए तक भी ये सैलरी स्लैब्स वगैरह पे डिस्कशन चल रही थी IMF से। ये जो नॉन टैक्सेबल इनकम है ये एनुअली 12 लाख एटलीस्ट होनी चाहिए। बिल्कुल, हमारी तरफ से प्रेजेंटेशन लिए कि इसको तो 18 लाख तक जाना चाहिए, लेकिन हम अपने सैलरीड क्लास अलायंस पाकिस्तान के फोरम से, विच इज़ एडवोकेसी फोरम, मुख्तलिफ प्रोफेशनल बॉडीज़ के थ्रू हमने रिप्रेजेंटेशन दी है, ICAP और ICMAP के थ्रू, OICCI के थ्रू हमने रिप्रेजेंटेशन दी है, हमने डायरेक्टली भी खत लिखा है FBR चेयरमैन को। तो हम अपने तरफ से मुख्तलिफ गुजारिशात, तजावीज़ पेश करते रहते हैं कि स्लैब्स बढ़ने चाहिए जिन पे टैक्सेबिलिटी शुरू हो,
वो हायर अमाउंट पे टैक्सेबिलिटी शुरू होनी चाहिए। जो हाईएस्ट स्लैब एकदम से 4.1 मिलियन के बाद 35% कहा जाता है सालाना इनकम पे, वो बहुत ज्यादा है। वो ज्यादा अगर लगाना ही है तो 30% रखें, दैट शुड बी ऑल्सो आफ्टर 6 or 7 मिलियन पर एनम इनकम। सरचार्ज जो पिछले साल 1% कम किया था उसको या तो बिल्कुल खत्म करें या कम से कम 50% करें, जैसे सुपर टैक्स कम करने की बातें हो रही है। ये सब मेजर्स लिए जाने चाहिए। और टैक्स क्रेडिट को भी कम से कम 1 से 2, पहले मल्टीपल टैक्स क्रेडिट होते थे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में, आईपीओ की इन्वेस्टमेंट में, इंश्योरेंस या तकाफुल कवरेज देने पे, तो वो सब टैक्स क्रेडिट भी खत्म हो गए। तो देखिए जिसकी वजह से जो कंपल्सरी इंसान इन्वेस्टमेंट कर लेता था, सेविंग कर लेता था, वो भी खत्म हो गई है, और जो टैक्स क्रेडिट मिल जाता था वो भी खत्म हो गया। इस वजह सिर्फ वॉलंटरी पेंशन स्कीम पे इन्वेस्ट करने पे टैक्स क्रेडिट है। तो ये सब हमारी तरफ से रिकमेंडेशन है, मुख्तलिफ फोरम्स और लोगों के थ्रू अप्रोच करते रहें। तो एज आई सेड के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान और फाइनेंस मिनिस्टर दोनों ने एक्नॉलेज किया था कि तनख्वाहदार तबके पे टैक्स का बोझ बहुत ज्यादा है। तो हम बहुत पुरुमीद हैं कि ये आखिरी वक्त तक आते आते ये नहीं होगा कि फिर से तनख्वाहदार तबके पे जो टैक्स रिलीफ देते हैं वो वापस ले लिया जाएगा। इस दफा इफेक्टिवली एक्शन लिए जाएंगे। और जैसे प्रताप साहब ने भी बताया ना कि फिजिकल स्पेस भी गवर्नमेंट को मिल रहा है, तो आई थिंक उसका रिजल्ट आना चाहिए, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिलना चाहिए, ड्यू रिलीफ। मतलब हम दुआ कर सकते हैं इसके लिए। बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन साहब। अभी आगे बात करते हैं। शुक्रिया दोनों का, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अकबर ज़ैदी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कराची हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर साहब आज बजट पेश होने वाला है, इससे पहले हुकूमत का दावा है कि मईशत ठीक समत में जा रही है, सब ठीक हो रहा है, किसी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो क्या तवक्कुआत रखें, आपकी क्या माहिराना राय है आने वाले बजट पे और जो इकोनॉमिक सर्वे आया उस पर? मेरे ख्याल है इसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि हुकूमत कह रही है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका काम ही यही है कि वो इस तरह के हमारा हौसला बढ़ाने की कोशिश करे। लेकिन वाकई घबराने की ज़रूरत है। 3 साल से एक आप कह दें, क्या कहते हैं, स्टेबलाइजेशन का प्रोग्राम चल रहा है, और वो 3 साल बहुत ज़्यादा होते हैं, जबकि मुल्क की आबादी बढ़ रही है, गुर्बत की सतह में इजाफा हो रहा है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, ये सारी चीज़ें साथ साथ हो रही हैं। तो हम अब घबराएं नहीं तो और क्या करें। पूरा जो पाकिस्तान है, पूरे जो अवाम है, ख़ास तौर पे वो लोग जो एक आम सतह से नीचे हैं, वो तो बहुत परेशान है। ये ख्वाहिश के रोज़गार मिले, ये ख्वाहिश कि सूरत हाल बेहतर हो, ये ख्वाब रह गया है। और इस हुकूमत के लिए तो इतना आसान है, इतनी सारी चीज़ें कर सकें। कोई एक्टिव ऑपोजिशन नहीं है, सब एक पेज पे हैं। इनके साथ IMF भी चल रहा है, लेकिन ये हाथ पे हाथ रख कर ये बता रहे हैं, हमें दिलासा दे रहे हैं कि सब कुछ ठीक है और घबराने की ज़रूरत नहीं है, जबकि घबराने की ज़रूरत बहुत है और बढ़ेगी ये दिनों में। राइट। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि बजट की जब भी बात होती है तो सबसे पहले सबसे पुराना जो मसला है ना वो सामने आ जाता है, यानी टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए टैक्स नेट कैसे बढ़ाया जाए। ये ऐसा सवाल है जो किसी से हल हो के नहीं दे रहा। साल से हुकूमतों की कोशिश रही है, दे ट्राई देयर बेस्ट, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो टैक्स नहीं देते उनकी ऑफ कोर्स मौज ही मौज चल रही होती है। तो टैक्स ना देने वालों को कैसे नेट में लाया जाए? हुकूमत क्या बड़ा फैसला आप कर सकती है? हमें लगता है दे हैव रियली ट्राइड एवरीथिंग, या फिर इंटेंशन नहीं है, क्या हो क्या रहा है? अब इनके पास इस तरह के पैसे आ रहे हैं, इस तरह के ज़राए हों, जब इनको कोई फिक्र नहीं हो कि मुल्क में उन लोगों पर क्या असर पड़ रहा है जो ये बोझ जिनके जिस बोझ के नीचे वो दब रहे हैं, तो वो टैक्स नहीं बढ़ाएंगे। उनको IMF बार बार कह रही है कि आपने टैक्स बढ़ाना है। ये कहते हैं ठीक है, हम पेट्रोल की लेवी बढ़ा देते हैं, टैक्स बढ़ जाएगा। लेकिन करना ये चाहिए, ज़रूरत इसकी है कि जो टैक्स नेट में नहीं है उन लोगों को लेके आए, वो शोबे लेके आए, वो लोग लेके आए। एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि कहा जाता है कि फला सेक्टर नहीं है, फला सेक्टर नहीं है। टैक्स जो है वो आमदनी पे लगता है, और लोगों के पास जो वेल्थ है जो उस पर लगता है। ये नहीं देखा जाता है कि आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप अकाउंटेंट हैं, ये सारी चीज़ें नहीं देखी जाती। ये देखा जाता है आपकी आमदनी कितनी है और उस पर टैक्स लगता है। ये इनको चाहिए फैसला करें कि आमदनी पर टैक्स लगाए और हर शख्स से जो एक हद से ऊपर है वो टैक्स दे, बात ख़त्म। ये इनका मसला है कि ये किस तरह लेते हैं उनसे, लेकिन ये ज़रूरी है कि जाके लोगों से जो टैक्स नहीं दे रहे उनसे टैक्स लिया जाए। अच्छा राष्ट्रीय अकबर साहब, हुकूमत के जो बड़े खर्चे हैं इनमें सब्सिडीज़ हैं, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वगैरह का भी एक हिस्सा है। अब बताया जाता है कि ये सब मजबूरी है,
इतना पैसा तो इमदाद की मद में देना ही पड़ता है। यही एक सोल्यूशन है आपको लगता है, और कोई हल नहीं है इस बात का? देखिए, ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो पैसे दे रहे हैं वो यकीनन दे रहे हैं, और इसमें कोई शक नहीं, लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है, ख़ास तौर पे औरतों को, ख़वातीन को बहुत फ़ायदा हो रहा है। लेकिन साथ साथ अगर मुल्क की मईशत आगे बढ़ेगी नहीं, अगर वो तरक्की नहीं करेगी, तो फिर आपकी बेरोज़गारी, आबादी में इजाफा और ये गुर्बत की सतह से नीचे ज़्यादा लोग जाते रहेंगे। तो असल मसला ये कि चंदा देना और ज़कात देना और इधर से उधर पैसे डाल देना वो मसला नहीं है। असल मसला ये है कि मुल्क की मईशत को आगे किस तरह बढ़ाया जाए, तरक्की किस तरह की जाए, और उस तरह की जाए कि ये नहीं हो कि हमारा फिर बजट डिफिसिट बिल्कुल ही तबाह हो जाए। तो इनको कोई हिकमत अमली बनानी पड़ेगी कि मुल्क को आगे लेके चले, और इस तरह काम नहीं चल सकता। इस तरह काम बहुत हो गया है, स्टेबिलिटी बहुत हो गई है, ये अब स्टैग्नेशन हो गया है। डॉक्टर जैदी, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक और सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि हम ये समझना भी चाहते हैं पाकिस्तान को इस वक्त दरपेश जो चैलेंजेस हैं उनमें एक नया लेकिन बहुत बड़ा चैलेंज है क्लाइमेट चेंज का। ये बताएं, ऑब्वियसली सैलाब, बारिशें, आफात तो अपनी जगह, हमारी फूड सिक्योरिटी को भी ख़तरात हैं बहुत ज़्यादा। तो क्या आप देखते हैं कि मसला जो है ये हुकूमत की प्रायोरिटीज़ में से एक है, आपको नज़र आ रहा है? जो पाकिस्तान के जो सबसे संगीन मसाइल हैं, संगीन अहमियत के हवाले से और संगीन फौरी तौर पे, एक है आबादी में इजाफा, दूसरा है ये क्लाइमेट चेंज और इसके जो सैलाब हो गया या मुख्तलिफ चीज़ें होगी उसके मसाइल। 2 दिन पहले अखबार की हेडलाइन थी कि कराची में जो टेम्परेचर था उसकी नौयत यानी फील्ड्स लाइक तकरीबन 54% थी। 54% ना हो, अगर 50 भी हो, आप सोचें लोग बाहर जाके काम किस तरह करेंगे। सबको एहसास है कि इस मुल्क में 2 चीज़ें बहुत जिनको तरजीह देनी चाहिए, जो सबसे अहम है, उस पर कोई हुकूमत कोई तरजीह नहीं दे रही, आबादी और क्लाइमेट चेंज। तो बड़े अफसोस की बात है, जबकि सोलर पे अगर कोई कोशिश करता है, सोलर लगाते हैं, उस पर टैक्स कर देते हैं। अगर लोग कोशिश करते हैं कि ये जो पेट्रोल की गाड़ियों के बजाय सोलर की, बिजली की गाड़ियां हैं, उस पर टैक्स कर देते हैं। पता नहीं इन्हें बजट में जो आज आने वाला है उसमें ये करेंगे या नहीं, लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर पे भी हमने अभी बात नहीं की है। खैर, जब तफसील सामने आएगी तब उस पर बात करेंगे। लेकिन थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। यही पता लग रहा है कि चाहे वो ईवीज हो, चाहे हाइब्रिड गाड़ियां, सभी महंगी हो रही है। डॉक्टर गुजैदी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। एन अमेजिंग गेस्ट इन द स्टूडियो, एज यू कैन ऑलरेडी सी। पाकिस्तान में बहुत से सकाफती मेले, इवेंट हमारी रिवायात का हिस्सा हैं, लेकिन कुछ साल से एक ऐसा इवेंट है जो अब इतना बड़ा हो गया है कि पाकिस्तान की पहचान बन गया है। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के तहत होने वाला वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल गुज़िश्ता एडिशन में 140 से ज़ायद ममालिक के 1000 से ज़ायद परफॉर्मर्स जो हैं वो कराची के स्टेज पर मौजूद थे, और आप लोगों ने बहुत इंजॉय भी किया। कुछ क्लिप्स हम साथ साथ आपको दिखा रहे हैं। शायकीन को तवक्को है कि इस साल ये इवेंट जो है वो पहले से भी बड़ा होगा। एक्चुअली इट कीप्स गेटिंग बिगर एवरी ईयर, एंड ये ऐसे नहीं हो पाता ना, क्योंकि इसकी अगर ये साल के आखिर में होना है या आखिर से थोड़ा पहले होना है, तो इसकी तैयारी बहुत पहले से शुरू हो जाती है, पहले स्टार्ट हो जाती है। इसी में बात कर लेते हैं। अहमद शाह साहब सदर हैं पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल कराची के। बहुत शुक्रिया शाह साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। बताइए, आप अभी से आ गए हैं वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल को लेकर? क्या हमारी तो नींदें जनवरी से हराम हो जाती हैं, क्योंकि ये कोई उस तरह की चीज़ तो है नहीं कि 4 फनकार बुलाए और रात में आपने कॉन्सर्ट कर लिया। पूरी दुनिया से मुख्तलिफ शोबों के लोग, डांस, म्यूज़िक, थिएटर, फिल्म, फाइन आर्ट, स्कल्पटर्स, और चूँकि हमारे पास वसाइल भी महदूद होते हैं। तो खूबसूरत म्यूरल्स भी बनवाए थे आप? हाँ, बनवाए थे, और पिछली बार तो खैर हमारे पास 3-4 म्यूरल आर्टिस्ट थे। इस बार अभी तक हमने 16 लॉक कर लिए, 16 म्यूरल आर्टिस्ट। हमने उसको फोकस भी किया कि वो एक ऐसी चीज़ है कि फेस्टिवल ख़त्म हो जाता है लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो मुस्तकिल रहता है। तो हम असल में बहुत ही एक मखमसे का शिकार रहे, मखमसे की आप हुमा के लिए। मखमसे के शिकार ना हम सारे हैं, तो उसका मतलब हमें पता है। शिकार मेजर रीजन एक तो मुसलसल, मैं ये बजट भी आपका देख रहा हूँ, जाहिर है मैं भी उसका विक्टिम भी हूँ, और जाहिर है कि हम सब हैं। तो ये जो फरवरी में ईरान वॉर और ये सिलसिला शुरू हुआ, तो हमें लगता था कि 2 दिन 4 दिन हफ्ता, तो अब तो ये ऐसा है कि सांस ले ले के दोबारा शुरू हो जाता है। तो उस वजह से फाइनेंशियल या पेट्रोल की प्राइस, हमारा सारा गेस्ट इंटरनेशनल आता है, बहुत सारे इंटरनेशनल रूट आपको पता है बंद हुए हैं, टिकट की प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं। फिर बहुत सारे रीजन ऐसे हैं कि जिनके मुल्कों में ट्रैवल एडवाइजरीज जारी हुई हैं।
तो काम हम इस पे जनवरी से कर रहे हैं, जैसे ये खत्म किया था दूसरे पे काम कर रहे हैं। और वैसे ये है अक्टूबर के एंड में स्टार्ट होगा, एंड ऑफ अक्टूबर, 29 अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं। लेकिन हमने जो कहा कि हम मकमसे में थे, हम ये कोई एंड फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, कल परसों तक इस मकमसे का शिकार हम रहे कि क्या इस साल हो पाएगा नहीं हो पाएगा। आपको पता है दुबई 8 दुनिया का बहुत बड़ा इवेंट होता है, वो इस साल नहीं हुआ। बेशुमार बड़े फेस्टिवल, अबू धाबी समिट होती है, वो नहीं हुई। लेकिन फिर आखिर में बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद। अब मेरी सारी टीम और हम सारा साल ये काम करते हैं, हम तो बेरोजगार हो जाएंगे अगर ये फेस्टिवल नहीं होगा। फिर एक इतनी बड़ी ब्रांड बन गई है हुमा, ये दुनिया की सबसे बड़ी ब्रांड बन गई है। हमने इस पे डेलिब्रेशंस की अपनी टीम को बिठा के, तो अगर 1 साल का भी गैप देंगे तो ये ब्रांड जो है ये मर जाएगी। इस पर डेंट पड़ेगा डेफिनेटली। लेकिन जब आप अपने आप लोगों के साथ दुनिया में जो कोलैबोरेट करते हैं, जो काम करते हैं, जो आते हैं, जब उन लोगों से बातचीत हुई तो वो भी इतने ही रेडी हैं टू कम। मैं यही आपको बता रहा था कि वो भी इसी सूरत हाल में शिकार थे, कोई बिल्कुल रेडी थे, कोई आर्टिस्ट तो आपको पता है बहुत सारे एडवेंचरिस्ट होते हैं, खुदकुशी करने में भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बाज के कंसर्न थे और बाज बहुत खुश थे। अब बाज ऐसे ग्रुप्स और आर्टिस्ट हैं जो ट्रबल्ड एरिया और इस किस्म के एरियाज में जाके उनके नए एक्सपीरियंसेस होते हैं। मैं अगर ये कहूँ कि नहीं सब कुछ बहुत आराम से हो रहा है तो नहीं हो रहा। ये सारी मुश्किलें जो इस रीजन में सूरत हाल है इसकी वजह से हमें दरपेश हैं। और बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट भी हैं जो अभी तक अपनी कन्फर्मेशंस नहीं हमें दे रहे। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके बावजूद कम से कम 100 मुल्कों को तो हमने अभी से ऑन बोर्ड कर लिया है। मतलब आप कम 100 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो 100 हो चुके हैं। लेकिन अभी टेंशन ये है कि ऑब्वियसली आप पहले से बड़ा करना चाहते हो तो 100 से तो बहुत आगे ही जाना होगा। कम कर रहे हैं, दिन ज्यादा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? दिन हम कम कर रहे हैं। हमारे जो पिछला एक्सपीरियंस भी था, हमने एक 38 दिन का किया था, एक 39 दिन का किया था। एक ये जो तवालत है इससे बाज़ औक़ात लोग उसका शिकार हो जाते हैं। मोनोटनी तो नहीं है क्योंकि हर वक्त एक नई चीज हो रही होती है। हाँ, वो एक थकन का शिकार हो जाते हैं लोगों को। यहाँ 3 दिन से ज्यादा के फेस्टिवल का कोई तजुर्बा नहीं था, तो हम अब 24 से 26 दिन पे इसको लाए हैं। लेकिन हमारे पास एक्टिविटीज पहले से ज्यादा हैं, परफॉर्मेंसेस पहले से ज्यादा हैं। हमारे पास चूंकि मल्टीपल वेन्यूज हैं तो हमने ये प्लान बनाया है कि सुबह में कुछ हो रहा होगा, जैसे हम बहुत सारे बच्चों के पपेट थिएटर और मुख्तलिफ थिएटर्स को कर रहे हैं अरेंज। वहाँ बहुत मज़े के बच्चों के थिएटर आ रहे हैं। तो बच्चों के थिएटर सुबह में 9 बजे, 9:30, 10 बजे, फिर दोपहर से हम टॉक्स और फिल्में, मतलब एक ही दिन में बहुत ज़्यादा, एक दिन में बहुत सारे इवेंट्स करेंगे। उसमें डिफरेंट इंटरेस्ट के लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, जो स्टूडेंट्स हैं फिल्म के, थिएटर के, म्यूज़िक के, जिनके इंटरेस्ट जिन शोबों से हैं उनको पहले से करेंगे। और ये नहीं होगा कि सिर्फ शाम को एक थिएटर हो रहा है या एक म्यूज़िक हो रहा है या एक डांस हो रहा है। अच्छा शाह साहब, हमने देखा है हर बार जब आते हैं मतलब आर्टिस्ट वगैरह, वो कोई नया आर्ट फॉर्म भी लेके आते हैं साथ, जो हमने शायद पहले नहीं देखा होता। हम सुनते हैं दुनिया में जैसे इवन थिंग्स जो कि अब थोड़ी सी कॉमन हो गई है, इमर्सिव आर्ट, मतलब आप उस आर्ट के अंदर हैं और आपके इर्द गिर्द है, तो कोई इनोवेटिव चीज़ें भी होंगी, समथिंग दैट हैज़ नॉट बीन सीन बिफोर। बहुत सारी चीज़ें पिछली बार भी ऐसी हुई थी। हम वी आर ओपन ना, तो हमने कोई पाबंद नहीं किया हुआ कि आप सिर्फ ये चीज़ें कर सकते हैं, कोई सिर्फ ट्रेडिशनल थिएटर कर सकते हैं। तो हमने उसको ओपन छोड़ा। हमारी बेसिक थीम ज़रूर है, वो हमारी थीम है पीस, ग्लोबल पीस और एनवायरनमेंट, ज़ाहिर है एनवायरनमेंट एक्टिविज्म। हाँ, और इन तमाम परफॉर्मेंस की जो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पाकिस्तान इन द फॉर्म ऑफ वर्कशॉप्स, क्लासेस, ट्रेनिंग सेशंस है ना, हमारे टेक्नीशियंस को, हमारे बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को जो है पढ़ा के सिखा के जाते हैं। मतलब ये अपॉर्चुनिटी बड़ी रेयर है, बहुत बड़ा एक मैं कहता हूँ एलिमेंट। 2-3 बातें मैं ये करने यहाँ पे आया हूँ कि एक तो हमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध की बहुत सपोर्ट हासिल है, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है आपको पता है, अभी कल से आप देख रहे हैं कि मरकज़ कितने 100 अरब रुपए कौन से सूबे से ले रहा है, तो सिंध भी उस
उसका शिकार होगा और अल्टीमेट वो सारे अदारों पे उसका असर पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा फेस्टिवल है। तो हम चाहेंगे कि शहर के जो नेशनल और मल्टी नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी फोकस करना चाहिए कि दुनिया के सबसे बड़ी ब्रांड आपके मुल्क में बनने जा रही है। आप जो माल बेचते हैं दुनिया भर में, उसके लिए भी ज़रूरी है कि आपकी ब्रांड को इस्टेब्लिश किया जाए। हम जो ये कल्चरल एक्टिविज़म करते हैं, बेसिकली ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सरसाइज है, डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज है थ्रू कल्चर। सो अगर हमारे हुकूमतों को और जितने ऐसे अदारे हैं, हमारा पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल है, डॉक्टर ज़ीनब मुनीर आजकल वहाँ उसको चेयर कर रही हैं, वो खुद भी बड़ी सो हम इस दफ़ा उनको भी अप्रोच करेंगे कि इसलिए कि हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे आर्टिस्ट और बहुत सारे मुल्क ऐसे भी हैं कि जो अपने आर्टिस्टों को सपोर्ट कर रहे हैं, बट इसके बावजूद, और आप विदाउट सेइंग जियो इज़ आवर पार्टनर, आपको पता है कि जियो हमारे साथ है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध हमें हमेशा से सपोर्ट कर रही है। लेकिन हम जो ये चीज़ करने जा रहे हैं, इसका सिर्फ आर्ट्स काउंसिल को फ़ायदा या सिर्फ कराची को फ़ायदा नहीं होता, पाकिस्तान एज अ कंट्री, एज अ फेडरेशन इसको फ़ायदा होता है। हमारे पास दिखाने के लिए जो सबसे रोशन चीज़ पिछले 2 सालों में पाकिस्तान को अपने आप को इंटरनेशनली शोकेस करने के लिए थी, वो यही वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल था। तमाम डिप्लोमेट्स जो मुझे ज़्यादा लिफ्ट आर्ट्स काउंसिल को नहीं कराते थे, जब तक हम 20 साल से उर्दू कॉन्फ्रेंस या सिंधी कॉन्फ्रेंस और फोक करते थे, अब कोई ऐसा एम्बेसडर इस्लामाबाद की कोई हुए की ऐसी दावत नहीं है, चाहे वो 4 जून हो, 6 जून हो, 27 जुलाई हो, जहां आर्ट्स काउंसिल को इनवाइट नहीं किया जाता, वहां एम्बेसडर आते नहीं हैं, डिस्कशन नहीं करते। सो ये हमारी इम्पोर्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, ये पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस है। इसको समझने की ज़रूरत है। मैं डायरेक्ट नहीं, मैं सरकास्टिक भी नहीं होना चाहता, लेकिन मैं कल से सुन रहा था बहुत सारे मोटे मोटे पेट वाले ताजिर आपने बिठाए हुए थे, वो करोड़ों अरबों कमाते हैं, नहीं करनी है, करोड़ों अरबों कमाते हैं, टैक्स नहीं देते। ये वाली बात टैक्स स्टिक एंड कैरेट नहीं है। अगर आप दुनिया के किसी मौजूद मुल्क में चले जाएं, ड्रग्स से ज्यादा सख्त जुर्म है। रात को 3 बजे उठा के ले जाते हैं आपको INS वाले। सो टैक्स सबको देना पड़ेगा, और टैक्स हम लोग दे रहे हैं, या सैलरीड क्लास है आप लोग दे रहे हैं, सो टैक्स इनको देना पड़ेगा। तो ताकि वो पैसे जो ये मैं आपको बता रहा हूँ 80-90% इस मुल्क में जो पैसा कमा रहे हैं लोग, वो टैक्स नहीं दे रहे हैं। लेकिन शाह साहब एक और चीज, सॉरी टाइम कम है, लेकिन वी हैव टू पुट दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये सवाल जो है ये हमारे ऑडियंस की तरफ से ही आता है। तो मैं जैसे कि अब कल्चर फेस्टिवल्स हो गए, लिटरेचर फेस्टिवल्स जो कि बड़े बड़े शहरों में तो हो जाते हैं, लेकिन देन देयर आर अ लॉट ऑफ अदर सिटीज, खासतौर पे अगर हम नॉर्थ में चले जाएं, हुंजा, गिलगित, स्कर्दू वगैरह, वो चाहते हैं भाई हमारे यहाँ भी कोई लिटरेचर फेस्टिवल्स वगैरह। वो बहुत ही फैसिनेटिंग है, आपको पता ही है। हमारी एक आइडेंटिटी जो हम ये क्रिएट करें, हमारी तो सबसे बड़ी आइडेंटिटी हमारा नॉर्दर्न एरिया है, जहाँ 10 में से 7 तो इसीलिए वो रिक्वेस्ट है कि यहाँ भी लाएं। था अभी जब इलेक्शन हो रहे थे और सड़कें और ये सब देख रहा था, और मैं अपनी बेगम से ही चूंकि बात कर सकता हूँ घर में, जो भी कुछ कर इस तरह की, सो मैं उसे कह रहा था कि जो हम ये $30 बिलियन $40 बिलियन को रोते हैं खाली नॉर्दर्न एरिया का अगर वहाँ का टूरिज्म, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हम ठीक कर दें, ये पूरा पाकिस्तान का बजट डेफिसिट सिर्फ नॉर्दर्न एरिया के टूरिज्म। तो हम 2 साल 3 साल से ये प्लान कर रहे थे कि हम नॉर्दर्न एरिया में पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल करेंगे, तो किसी न किसी रीज़न से रह जाता था, लेकिन हमने ये प्लान बनाया है कि वो इस तरह का करें, और उसमें तो गोरे वोरे सब इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी आने को तैयार रहते हैं, वो बहुत फैसिनेटिंग है। मेरा तो ख्याल है कि आपको इंटरनेशनल आर्टिस्टों को लेके भी एक फेस्टिवल हम जरूर इस पे जाएंगे, और हम ये 29 अक्टूबर से हो रहा है, और ये 24 दिन का फेस्टिवल होगा। हम भी इनकरेज करेंगे तमाम प्राइवेट सेक्टर के लोग जो हमें देख रहे हैं, भाई ये पब्लिक सेक्टर भी, प्राइवेट सेक्टर भी, पब्लिक सेक्टर तो पहले ही सपोर्ट करता है प्राइवेट सेक्टर, लेकिन अभी इसमें और बड़ी बड़ी कंपनियों को आने की जरूरत है। बड़े बड़े बैंक आ सकते हैं, कॉर्पोरेशन आ सकती हैं। आपको पता है बड़ी कंपनियां या कॉर्पोरेट जो है ना पाकिस्तान का, वो तो दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स दे रहा है, क्योंकि उनकी हर चीज तो बुक्स पे, तो उनको कुछ खबरी ये है कि आर्ट्स काउंसिल जो है, आर्ट्स काउंसिल को वो जितने पैसे देंगे वो टैक्स फ्री है, तो उनके टैक्स में से वो मिना हो जाएंगे, उन पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। ये भी जी क्लैरिटी हमें मिल गई। शाह साहब थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, बड़ा अच्छी तरह आपने बीच में इंफॉर्मेशन दे दी है। शाह साहब थैंक यू।
फुटबॉल वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है और इसके दो मैचेस खेले मैच गए में हैं। मेजबान मेक्सिको ने साउथ अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया और मेक्सिको सिटी के तारीखी स्टेडियम में खेले गए फुटबॉल मतलब ज़बरदस्त किस्म का मैच था ये आपके सामने। और दूसरा मैच था बिटवीन जनूबी कोरिया और चेक रिपब्लिक का, और उसमें जनूबी कोरिया जो है वो जीत गया। स्कोर था। सद्दाम हुसैन साबिक कप्तान पाकिस्तान फुटबॉल टीम के और हमारे साथ मौजूद हैं एज सॉकर एनालिस्ट भी हमारे साथ मौजूद रहे हैं पिछले वर्ल्ड कप में भी और इस मरतबा फिर हमने इन्हें जहमत दी है। थैंक यू सद्दाम फॉर बीइंग विद अस। राइट ऑफ द बैट सबसे टॉप फेवरेट 3-4 टीम्स कौन सी हैं? ब्राजील, हाँ वो तो होती है हमेशा, फ्रांस, अर्जेंटीना, पुर्तगाल। अच्छा, किस बड़े खिलाड़ी का जिनको हम जिनके बारे में गोट होने पे भी नौजवानों में एक बहस चलती रहती है का ये आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है या होगा? बहुत ही जो मतलब टॉप के 3 हैं, नेमर इस लाइक के लास्ट डांस होगा, मेसी का लास्ट डांस, रोनाल्डो और अब अभी जैसे देखा जाए तो मैं समझता हूँ ये पूरे वर्ल्ड कप में रोनाल्डो इज़ लाइक यू नो एवरीवनस फेवरेट और सबका फोकस यही है कि रोनाल्डो जीता नहीं है। इज ओनली रोनाल्डो के पास ये ट्रॉफी उनके बकेट में नहीं है एंड आल्सो चैलेंजिंग फॉर रोनाल्डो क्योंकि ये लास्ट डांस होगा उसके लिए। नहीं ये वो अनाउंस कर चुके हैं कि ये लास्ट डेफिनेटली ऑलमोस्ट अगर देखा जाए कि लाइक ना 41 और इस वर्ल्ड कप में जो सबसे सीनियर अगर देखा जाए जो एज मतलब के सबसे बड़ा जो एजेड खिलाड़ी है स्कॉटलैंड के हैं, गोलकीपर हैं 43 इयर्स के हैं। हाँ, तो उसके बाद रोनाल्डो आते हैं तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में ये लास्ट ही होगा उनका। ओके सो अब मेसी दोबारा से ग्लोरी हासिल कर पाते हैं अपनी टीम के लिए ये देखना है, लेकिन यू नो रोनाल्डो और मेसी दोनों के बहुत ज़्यादा फैंस हैं, लेकिन लोगों की हमदर्दियां और नेक तमन्नाएं ज़रा ज़्यादा रोनाल्डो के साथ है। अच्छा कौन से प्लेयर्स हैं, चलिए ये तो है ना स्टैंडर्ड, ये तो हमें पता ही है और ऑब्वियसली सारे इनके लिए दुआ करेंगे, लेकिन कौन से उभरते हुए ऐसे प्लेयर्स हैं, सितारे हैं जो कि दुनिया को सरप्राइज करने के लिए इस वक्त नजर आएंगे? ज़रा एम्बापे है और वो भी हैं काफी, विनी जूनियर है और रेफेन है और दूसरे 2-3 जो है ना स्पेनिश के हैं, पेड्री है और 2-3 और भी हैं उनके अर्जेंटीना के। अच्छा तो आई होप के उनमें से जो फ्यूचर के ये स्टार आए। अच्छा ये जो 2 मैचेस हुए हैं, एक तो ऑब्वियसली मेज़बान मुल्क की ही टीम जीती, पहला मैच वहीं था, साउथ अफ्रीका से उनका मुकाबला था, दूसरा जनूबी कोरिया, ये एक्सपेक्टेड विन्स है? क्योंकि मैंने भी अपनी प्रेडिक्शन पहले की थी कि मेरे जो है दोनों विनिंग जो है होंगे मैक्सिको और साउथ कोरिया होंगे। उसकी बहुत अगर हम स्टडी करें प्रीवियस भी रिकॉर्ड को अगर देखें तो मैक्सिको को काफ़ी एजाज है एडवांटेज भी। एक तो हिस्टोरिकली जो उनका ग्राउंड है, ग्राउंड का एडवांटेज ये है कि मैक्सिको को 3 टाइम इस ग्राउंड को भी हिस्ट्री है, मेज़बानी हासिल है, ये भी एडवांटेज है अपने होम पे। और 18 टाइम उसकी मतलब एक्सपीरियंसेस हैं। साउथ कोरिया का 4 टाइम वर्ल्ड कप में अपीरियंसेस हुए हैं तो उसका 18 टाइम, तो मैं समझता हूँ मैक्सिको को ये एडवांटेज भी हासिल है, एक्सपीरियंस है। रैंकिंग भी उनका काफ़ी अच्छा है, मैक्सिको 15 नंबर पर है वर्ल्ड रैंकिंग में। और जो वैसे है आपने जो अपनी टॉप लिस्ट ऑफ दी है ना कंट्रीज, उसमें मैक्सिको वैसे नहीं है। नहीं वो तो नहीं है, वो तो फेवरेट क्या अगर अब मैच एनालिसिस की बात करते हैं, अगर फर्स्ट अगर मैच को एनालिसिस कर जाते हुए देख रहे हैं आप राउंड ऑफ 16 के मैक्सिको के चांसेस हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि इसके जो मैक्सिको की अगर हिस्ट्री देखी जाए होम ग्राउंड पे, उसकी जो मतलब जीतने की जो अपने होम ग्राउंड पे उसको मतलब एक मजबूत रिकॉर्ड है उनके पास। 186 जो है ना गेम जीत चुके हैं अपने होम ग्राउंड पे। और ये मतलब कि एक और भी हिस्ट्री इनके पास है कि जितने भी इनके जो प्रीवियस जितने भी रिकॉर्ड हैं जो ऑल ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड कप की इसके परफॉर्मेंस है, इनके अपने मेजबान होते हुए अपने होम ग्राउंड पे प्रीवियस भी इसके परफॉर्मेंस। अच्छा एक और जो होम ग्राउंड पे मैच होगा यूएसए एंड पैराग्वे का आज मुकाबला, तो उसमें आप क्या देख रहे हैं? उसमें काफ़ी मतलब क्लोज मैच होगा, लेकिन अब मैं जाऊंगा आई थिंक पैराग्वे के साथ। अच्छा यस ओके। यूएस इज आल्सो। अच्छा हमने प्रैक्टिस मैचेस में भी देखा और ये जो अभी मैचेस हो गए उनमें भी देखा, रेड कार्ड बड़ा फ्लैश हुआ बीच में, तो क्या आपको ये बड़ी रफ गेम्स नजर आ रही है कि ऑलरेडी एग्रेसिव चांस से स्टार्ट हुए? ये तो मैं समझता हूँ फर्स्ट ओपनिंग गेम में ही बहुत सरप्राइज हुआ है और लाइक 3 रेड कार्ड होना एक मतलब सरप्राइजिंग था कि 3 रेड कार्ड एक ही। तो ये स्ट्रेटजी है कि दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू प्ले? आई थिंक इट्स लाइक फीफा के जो न्यू रूल्स आए वेरी स्ट्रिक्ट
काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स आए, रूल रेगुलेशन रेफरी को काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट हैं कि ताकि फाउल गेम्स ना हो और एक फेयर प्ले अच्छा गेम्स ताकि वो मतलब खेल सके टीम में। अच्छा, ये जो हाइड्रेशन ब्रेक है ये नया, मुझे नया लग रहा है या ये नया है? नहीं, ये 2014 में भी था। क्या है ये मतलब वाटर ब्रेक हो जाता है बेसिकली, कुछ कंट्रीज़ के वेदर ऐसे होते हैं जैसे ब्राज़ील और इस जगह पर, तो ये ब्रेक दे देते हैं ताकि प्लेयर्स को या टीमों को लिए उनको हेज मिल सके, वाटर जो है ना उनकी इंटेक कर सके, क्योंकि ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है। तो इस वजह से जो है ना वो ब्रेक दे देते हैं, एक रूल जो उन्होंने। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस दफ़ा किया जा रहा है, बॉडी कैम्स हैं एम्पायर्स पे और पता नहीं क्या कुछ है। डू यू सी इट वुड हेल्प in the improving quality of the game? Yes, definitely। आप अगर देखें ना चेक रिपब्लिक का और उनके गेम में साउथ कोरिया का जो एक गोल हुआ, तो अगर वो ऑफसाइड का जो उन्होंने बाद में एक्शन किया कि ये ऑफसाइड है, अगर वो गोल लाइन टेक्नोलॉजी ना हो तो इट्स डिफिकल्ट टू जज। आप जैसे गोल लाइन टेक्नोलॉजी भी आ गया, उसमें भी आप देखें अगर गोल लाइन टेक्नोलॉजी ना हो तो पहले काफ़ी गोल्स ऐसे हो चुके हैं टीमों के ऊपर। सदाम, थैंक यू सो मच, आप आए हैं और हम आपसे बात करते रहेंगे क्योंकि अभी तो वर्ल्ड कप शुरू हुआ है एंड वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड मोर ऑफ इट। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद अस एंड दैट इज इट फ्रॉम अस टुडे। बल्कि आज तो फ्राइडे है, ओके, तो अब आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। आज बजट भी आ रहा है, इस बजट के सिलसिले में जियो न्यूज़ पे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। लेट्स ऑल होप एंड प्रे। देखिए, हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह ऑन मंडे। हैव अ ग्रेट वीकेंड, बाय।